मेरे लिए आज ये बहुत सौभाग्य की बात है कि स्टूडियो में मेरे साथ हैं भारत के सबसे वीर परमवीर चक्र से सम्मानित ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी। तो आपकी पहली पोस्टिंग डायरेक्ट कारगिल में हुई या कारगिल से पहले भी कोई और पोस्टिंग थी आपने? 5 मई को पता था आपको कि आपको वहाँ पे जाना है कारगिल? कैसे पता चलता है कि ये टेररिस्ट है और ये आम आदमी? इन जनरल, जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया कि वॉर और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इन जनरल टेररिस्ट कितने वेल ट्रेंड होते हैं? बहुत ही आसान होता है इनको निपटाना कि दे आर वेरी वेल ट्रेंड? मुझे वो पल आज भी याद हैं जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और मेरा साथी मेरे ठीक सामने बैठा था। मेरी नाक से खून की धारा बह रही। वो साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल के बाहर। उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछलते देखा मैंने, बगल मारे को। तो मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोली मारी, पैर में गोली मारी। मैं देख रहा हूँ धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। उन्होंने आपको गोलियां मारी और आपने कुछ नहीं बोला? फिर ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड निकाल के उसके ऊपर फेंका, तो उस ग्रेनेड से जो वेपन उठा करके पाकिस्तान का जब उसका सर उड़ा, वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। जैसे आपने तो एक्शन देखा, तो एक्चुअली कितने ट्रूप्स थे उनके पाकिस्तान के रफली? आप साथी के लिए लड़ते हो, पलटन के लिए लड़ते हो, देश के लिए लड़ते हो, देशवासी के लिए लड़ते हो? पहला जज्बा क्या होता है? पहला होता है साथी के लिए, उसके बाद बाकी सब? उसके बाद सब अल्टीमेट राष्ट्र है। सर फैमिली का थॉट आता है ना, आपने फाइनली टाइगर हिल कैप्चर कर लिया, आपके और आपकी पलटन। पर एक बात बताओ, पागलपन कह लो, जुनून कह लो, देश प्रेम कह लो, ये कल्टीवेट कैसे करें? इसको हम जगाएं कैसे? ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर्स, भारतीय सेना। 4 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने टाइगर हिल पर 3 रणनीतिक बंकरों को कब्जे में लेने के लिए घातक कमांडो प्लाटून का नेतृत्व किया। उन्होंने बर्फ से ढकी खड़ी चट्टान पर चढ़ाई की। चढ़ाई के दौरान दुश्मन ने मशीन गन और रॉकेट फायर से हमला किया, जिससे उनके प्लाटून कमांडर और 2 अन्य सैनिक शहीद हो गए। 3 गोलियों से घायल होने के बावजूद ग्रेनेडियर यादव ने चढ़ाई जारी रखी और शीर्ष पर पहुंचकर पहले बंकर पे ग्रेनेड फेंका, जिससे 4 दुश्मन सैनिक मारे गए। इसके बाद उन्होंने 2 अन्य सैनिकों के साथ दूसरे बंकर पर हमला किया, जिसमें 4 और दुश्मन सैनिक मारे गए। इस कार्रवाई में केवल ग्रेनेडियर यादव जीवित बचे, जिन्हें 17 गोलियां लगी थी और 2 हैंड ग्रेनेड के घाव थे। उनकी इस अद्वितीय वीरता और बलिदान के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू रेवलेशंस विद मानस जी। मेरे लिए आज ये बहुत सौभाग्य की बात है कि स्टूडियो में मेरे साथ हैं भारत के सबसे वीर परमवीर चक्र से सम्मानित ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे लिए कितना बड़ा सपना आज पूरा हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि शायद ही फ्यूचर में भी कोई इतना सुसज्जित गेस्ट इस पॉडकास्ट पे यहाँ पे आएगा। मैं इससे बाकी सबकी अवहेलना नहीं करना चाह रहा, लेकिन हाँ, परमवीर चक्र तो फिर परमवीर चक्र ही होता है। तो सर, तो आज मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए कि आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आपकी बैकग्राउंड कैसे थी। आपने तो असली में वो चीज़ की है जो हम मूवीज़ में देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो शुरुआत करते हैं आपके बचपन से और आपकी फैमिली बैकग्राउंड से। बिल्कुल। मैं एक गांव से हूँ और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, गांव औरंगाबाद अहीर। मैं एक किसान और जवान का बेटा हूँ। पिता जवान भी थे, किसान भी थे। उन्होंने 65 और 71 के युद्ध लड़े थे। तो 8 साल सर्विस करने के बाद फिर वो घर की परिस्थितियों के उससे वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर के घर आ गए। किसान थे। तो एक पिता शायद अपने जीवन के वो महत्वपूर्ण पल या ऐसे लड़ाई वाले पल शायद अपने बच्चों से डिस्कस ना करें, लेकिन अपने दोस्तों में तो बैठ करके वो खूब डिस्कस करता है। तो ऐसे ही गांव का एक रीति रिवाज या उसकी एक शैली के ये गांव की कि शाम के वक्त सब एक जगह बैठते हैं, किसी के घर में कोई ना दोस्त इकट्ठे होते हैं। पहले वो हुक्का पीते थे। तो हुक्का का एक सहारा था बात करने का, लंबे समय तक वो बात कर सके। बस वहाँ बैठ जाने, फिर अपने अपने जीवन की कहानियाँ, किस्से एक दूसरे को शेयर करना।
बच्चे थे हम, तो अपने जब दोस्तों को बताया करते थे, हमने 65 में ये किया, 71 में वो किया, लाहौर तक पहुंच गए। लाहौर में जब फौज हमारी पहुंची तो उन्होंने नलकूप के अंदर जहर डाल दिया था, ताकि इंडियन आर्मी आकर के पानी पिएगी तो जहर का पानी पिएंगी तो ऐसे मारे जाएंगे। बताते थे कि लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं, खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, लाशों को लांग करके हमें लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है। तो लगता था कि यार बिना खाना खाए, बिना पानी पिए इंसान जिंदा कैसे रहेगा, काम कैसे होता होगा। बस रोज रोज वही कोई कहानी, किस्से कोई ना कोई सुनते रहते। फिर 6 क्लास के अंदर वीर अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा कि एक ऐसा हिंदुस्तानी सैनिक जो अकेले पाकिस्तान के 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है और 9वें पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है। जिस पैटर्न टैंकों के ऊपर पाकिस्तान की फौज बड़ी गुमान करती थी कि नहीं अमेरिका के पैटर्न टैंकों से पाक आर्मी हिंदुस्तान की फौज को नस्त नाबूद कर देगी, लेकिन एक अकेला हिंदुस्तानी उनके टैंकों को नस्त नाबूद करने पे लगा है। यार इंसान कैसा होगा? जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये जो सुनना, पढ़ना और ये इससे हमारी जो जो अवचेतन मस्तिष्क है इसमें कुछ इमेज बनने लगती है, कुछ एक सोच पैदा होने लगती है। बस उसी से एक थॉट आया, यार इन परिस्थितियों में जाकर के देखना है, इन परिस्थितियों को जीना है। तो जिस तरह से मैंने आपसे शुरुआत में कहा इस पर्पज क्या है, तो वहां मेरे को जीवन का पर्पज मिला, यार फौज में जाना है। लेकिन क्यों जाना है फौज में? युद्ध लड़ना है। जबकि 6 क्लास में उम्र कितनी, 10 साल की, जिसको युद्ध की ABCD नहीं मालूम और वो बच्चा युद्ध लड़ने की बात कर रहा है और उस युद्ध लड़ते हुए सपनों को जीने लगा है। मैं 6 क्लास के बाद पिता की जो कुछ वर्दियां थी, हाँ उस वर्दियों को जो है अपने हिसाब से टेलर से सेट करवाना, उनको पहनने लगा। उनके जो बूट होते थे उनको कभी कभी स्कूल पहन करके जाना। बूटों में काफ़ी वजन होता है, ठीक है, तो उस बूट को किस तरह से उस वजन को हम अपनी बॉडी से जो है मेल करा सकते हैं, जो ताकि उसका वजन ही ना लगे। वर्दी पहन करके, पहले खादी की वर्दी होती थी, बड़ी भारी होती थी, ठीक है, आज ये पॉलिस्टर ये थोड़ा पहनते, बड़ा हल्का फुल्का होता, बड़े भारी होते। उस वर्दी को पहनते बड़ा खुश होता था, मनी मन सपने भी वही देखने लगा, जीने लगा। फिर हम जिस सोच के साथ जीने लगते हैं तो वैसे ही हमारा बिहेवियर होने लगता है, वैसे ही हमारे थॉट प्रोसेस शुरू होते हैं। फिर ईश्वर भी आपको उसी तरह से ढालने लग जाता है। 11th पास कर लिया, 12th में आया था, भाई उस समय छुट्टी आया, बोला अरे भर्ती देख ले, निकली हुई है। मैं कहा नहीं यार अभी तो मैं 12वीं कर लेता हूँ उसके बाद देख लूंगा। बोला नहीं नहीं देख ले। तो मदर ने तभी, फादर भी थे और भाई दोनों से बोला है, बोला इसको मत भेजो, ये पहली बार में भर्ती हो जाएगा। अच्छा, मदर को पूरा कॉन्फिडेंस था। क्योंकि माँ एक ऐसा है कि बच्चे की हर कमजोरी और काबिलियत सबको समझती है, महसूस करती है, हर अच्छाई और बुराई का उसको पता होता है माँ। फिर भाई ने भी, फादर ने भी ये बोला अरे नहीं अच्छा, गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से रिजर्व कर रखी सीट क्या? बोला तुम देख लेना, मत भेजो इसे, पुलिस में भेज देना, पुलिस की भर्ती निकलेगी। बोला ना फौज में जा। पर मदर को आपकी जब ये स्ट्रेंथ का पता था तो क्यों चाह रही थी कि आप ना जाएं, मतलब तो थोड़ी अभी क्या है? 12वीं पास कर ले उसके बाद चले। अच्छा, हाँ ये था कि अभी ये था, हाँ। बोला मत भेजो अभी, और बस उन्होंने बोला, उकसा दिया। मैं गया भर्ती देखने के लिए और पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया। फिर मदर ने कहा कि देखा मैंने कहा था भाई ये हो जाएगा भर्ती।
तो ये तो 16 आज साल की जैसे उम्र में आपका सिलेक्शन 16 हुआ। साल 5 महीने की उम्र में आज बच्चे बड़े बड़े कोचिंगों में जाते हैं तैयारी करने के लिए, कहीं कोई फिजिकल एकेडमी तैयारी कर रहा है, कोई जो है ना उसमें। पहले भी तो यार ऐसे ही टेस्ट होते थे, ऐसे ही फिजिकल होता था, कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। खेत में काम करते थे। मेरे को लग रहा है 2 या 3 दिन में शायद रोड पे गया होऊंगा दौड़ने के लिए। और जब वहाँ दौड़ने शुरू किया हमने भर्ती के अंदर, तो चौथे 5वें स्थान पर रहा। सर वही है, उसकी ये भी तो वजह थी ना कि आप खेत में इतना हार्डवर्क कर रहे थे, तो कि उसकी वजह से आपका स्टैमिना और एंड्योरेंस बढ़ी चुकी थी। तो आज भी जो अभी खेती तो अभी भी गाँवों में होती है, लेकिन बच्चे कर नहीं रहे। बच्चे जाते ही नहीं खेतों की तरफ। जब तुम खेत में काम नहीं करोगे, आपकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी भाई? तुम्हें ये पता नहीं है कि ये जो जो छोटे छोटे हम काम करते हैं, हल चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, बैठ करके खरपतवार निकालते हैं, इससे हमारी पैरों की, हाथों की, हमारे माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और यही हमें जब भर्ती होते समय ये स्ट्रेंथ ही तो चाहिए। आज इनके पास स्ट्रेंथ है नहीं, इसलिए वो फिजिकल पास नहीं कर पाते। ठीक है। पढ़ने में कोई ऐसा जो इसके फौज पुलिस के जो है, सिपाही के जो टेस्ट हैं, वो 8th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक आते हैं। अगर हमने सही से पढ़ाई की है तो आराम से हम भर्ती हो सकते हैं, कोई पैसा वेस्टेज करने की। लेकिन अब एक फैशन बन गया है, नहीं जी एकेडमी में अगर ट्यूशन नहीं पढ़ा ना, भर्ती नहीं हो सकता। आज बहुत सारे एग्जाम्पल उन लोगों के लिए भी हैं जो कोई अभी जैसे इसका कॉम्पिटेटिव एग्जामों के रिजल्ट निकले, यूपीएससी का निकला है, नीट का, इसका जी मेंस का निकला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास अटेंड करी है और क्लास अटेंड करने के बाद में उन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया, क्योंकि उन्होंने पर्पज पर्पज के लिए पढ़ाई कर रहे थे। तो पर्पज बहुत जरूरी है, और वो पर्पज पैशन जागृत करता है। पैशन से ही परफॉर्मेंस आता है, और परफॉर्मेंस से ही हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, और उस पॉजिटिविटी से कमिटमेंट आता है, और कमिटमेंट से डिसिप्लिन आता है। तो आज मैं जो बैठा हूं तो कमिटमेंट से बैठा हूं, आज भी तो मैं कमिटमेंट से बैठा हूं। उस समय टाइगर हिल के ऊपर अपने आप से कमिटमेंट ना करता तो ये 17 गोलियां लगने के बाद ये शख्स आपके पास जिंदा नहीं होता बात करने के लिए, बल्कि कहीं एक पत्थर की मूर्ति में बैठा हुआ होता। तो कमिटमेंट की पावर है। तो फौज की ट्रेनिंग तो एक आग की तप्त भट्टी होती है। आग का जब हम नाम लेते हैं तो लोगों की अरे जला देती है आग। आग जलाती नहीं है, आग पिघलाती है। जो भी हम ये सारे इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये आग में पिघल करके ही एक नए रूप में परिवर्तित हुए हैं। तो वो जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग की आग में जितना एक सिविलियंस को तपाया जाना चाहिए, उसको तपाते हैं ताकि वो सिविलियन ना रहे, फौजी बन जाए। फौजी के लिए परिवार नहीं होता, राष्ट्र उसका परिवार होता है। वो भावना उसके अंदर आ जाए, और उसी भावना में फिर, क्योंकि जब वो वर्दी पहनेगा तो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं है, लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन और पुनीत वो वर्दी है। वो हिंदुस्तान की एक विश्वास की वर्दी है, भरोसे की वर्दी है, तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी है, जिसको पहन करके पल भर में वो सैनिक अपने आप को हमारे लिए और हमारे राष्ट्र के लिए कुर्बान कर देता है। पल भर भी नहीं सोचता मेरे अकेले माँ बाप हैं, मेरी छोटी बच्ची है, मेरी बीवी है, मेरी बहन है। नहीं, उन बहन बीवी माँ से पहले उसको भारत माँ प्यारी होती है, उसको राष्ट्रवासी प्यारे होते हैं। तभी वो अपने आप को हंसते हंसते राष्ट्र के लिए कुर्बान कर देता है। तो सर आपने ये ट्रेनिंग की बात की, आपने तपने की बात की, कोई ऐसा वाक़या है जो आप बताएंगे कि वो दिन ट्रेनिंग का बहुत टफ था, या कोई मजाक वाली बात कि जो आज मजाक लगती है लेकिन उस टाइम पे मतलब बहुत ही कठिन लगता हो, कि जिसने आपको इमोशनली फिज़िकली सब तरीके से चित कर दिया हो और आपको लगा कि यार मैं कहाँ आ गया, क्यों आ गया।
कभी ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, पहला ही दिन जैसे सेंटर में पहुंचे, हाँ जी। जो सीनियर थे उन्होंने क्या किया कि डाइनिंग हॉल के अंदर आ, रोटी के वो कच्चे टुकड़े थे, जी। वो ऐसे डाले, कहाँ डाले हुए, मतलब टेबल पे डाले हुए कि? टेबल पे डाले हुए थे, कुछ जमीन में बैठकर खाने वाले। ये जो ग्रेनेडियर्स फौज है वो एक साथ बैठ करके थाली में घी पी डाल करके खाने वाले, तो टेबल पे तो बैठ कर खाएंगे नहीं, ऐसे बैठ करके नीचे। तो जो हमारा सीनियर जेशूस था ट्रेनिंग कंपनी का, तो उनसे सीखने का भी हमें बहुत, खैर एक बुजुर्ग का दायित्व तो क्या होता है, देखना है, सुपरविजन करना, हमारे बच्चे हमारे ठीक ठाक चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं हर चीज को। वो शाम के टाइम आए, डाइनिंग हॉल चले गए, क्या यार रोटी के टुकड़े पड़े हुए हैं। पूरी कंपनी फालन, हाँ जी। पूरी कंपनी को इकट्ठा किया फालन अच्छा। डाइनिंग हॉल के अंदर। लगभग हम 250-300 बंदे, चारों तरफ से दरवाजे खिड़की सब बंद। सब बंद। सारे इंस्ट्रक्टर जो उस्ताद थे उनको बुला लिया गया, उनको आदेश दिया कि उनके हाथ में 3 इंची मोटा और 1 हाथ लंबा डंडा होगा, अच्छा। आ जाओ। अंदर घुसा करके सर उन्होंने क्रॉलिंग डाल दिया, क्रॉलिंग डाल दें? ऐसे क्रॉलिंग करते ना, बाजुओं के बल? घुट मतलब कोनी के बल? कौनी के बल, अच्छा। सब आप लोगों की कराई? सब। क्यों कराई? ये आपने क्या किया था, वो खाना पड़ा था इसलिए? हाँ, अब उसने जो है सीनियर ने आदेश दिया कि इधर से बंदा जो यहाँ से चल रहा है ऐसे घूमते हुए वापस इधर आएगा और उसके मुंह में जो है रोटियां होंगी, हाथ से कोई रोटी नहीं उठाएगा। मुंह से उड़ाएगा? 250 थे, इधर से उधर डंडे बज रहे हैं, ऐसे चक्कर तो का, पीछे से डंडे मार रहे थे आप लोग? डंडे में मार। आधा घंटा में हालत खराब हो गई यार, कहाँ फंस गए, क्या हो गया यार, हमने तो कोई गलती भी नहीं करी, जैसे जो बताया जा रहा है यार वैसे ही कर रहे हैं हम तो सुबह से। नहीं तो पहले से ही टुकड़े पड़े हुए थे कि आप लोगों के खाने के बाद रह गए थे? नहीं, पहले खाने के बाद छोड़े थे ना लोगों ने। हाँ, गन छोड़ के चले गए एक तरीके से। तो आधे घंटे के बाद जब पूरा, सर्दी का मौसम था, कड़ाके की सर्दी थी, लेकिन आधे घंटे में पसीना पसीना पूरे, ऊपर से लाल अलग हुए ऊपर पड़े से, हुए? अरे डंडे बज रहे पूरा। फिर खड़े किए, फिर बोलते अच्छा जो आज आए हैं वो तो नहीं है इसमें? हाँ सर है। अभी क्यों पूछ रहे हैं यार, हाँ? वो उस समय बहुत बुरा लगा, लेकिन जीवन की बहुत बड़ी सीख उन्होंने फिर कहा, यार पेट भरने के लिए हम सब घरों से दूर आते हैं और पेट रोटी से भरता है, तुम रोटी का यहाँ पे अनादर कर रहे हो, ये तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि कभी भी जीवन में अन्न का अनादर मत करना, वो कच्ची नहीं होती, वो जली हुई नहीं होती, हमारी सोच जल जाती है, हमारी सोच कच्ची हो जाती है। उसके बाद कभी खाना वेस्ट नहीं किया था किसी ने भी पूरे बैच किसी में? ने पूरी बचपन कभी। फिर अगले दिन ट्रेनिंग शुरू होनी थी, वो शाम का एक मिल गया डोज, सुबह का, और फिर सुबह के में, क्योंकि पहला दिन था, अरे फौज में क्या है, बक्सा बक्सा ये बैठ करके ऐसे दाढ़ी बना रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। वो उस्ताद देख रहा, साला टाइम हो गया पीटी का है, अभी हथियार नहीं निकाले, अरे ये बैठ के दाढ़ी बना रहे हैं, ठीक, उसने भी कुछ नहीं बोला। जैसे ही 10 मिनट बचे पीटी स्टार्ट होने में, तब उसने विशेल मारी, अगले 2 मिनट के अंदर शस्त्रागार के ऊपर वहां पहुंचे शस्त्रागार। फिर तो जिसने मुंह धोया धोया ये किया, भागे भाई कपड़े पहने, 2 मिनट में वहां पहुंचे। अब 40 बंदे, हथियार एकदम से थोड़ी निकल आएंगे, उठा उठा के भाग लो, रजिस्टर में एंट्री होगी, प्रॉपर सब कुछ होगा, टाइम लगा। टाइम लग गया? टाइम लग गया, वहां से जब गए, जब तक पीटी गो शुरू हो गई? गो हो गई। अच्छा। अब जो पीटी इंस्ट्रक्टर थे, हाँ जी, कौन सी कंपनी है, बोला ये, अच्छा कौन सा कोर्स है, बोला दामाद हो फौज के, गेस्ट आए हो तो आज। चढ़ा दिया ऊपर, थे फंट्रोल थे फंट्रोल थे सर ये क्या होता है थेप एंड फंट्रोल, ट्रू? ऐसे कलामुंडी जिसे, सिर के बाल यस, पलटते हुए जाना? पलटते हुए जाना।
अरे लगातार अगर 10 कर लो, खड़े होने के बाद चक्कर गिर जाता है एकदम। करेक्ट। आधे 40 मिनट का पीरियड था, आधे घंटे तो उन्होंने वही फ्रंट रोल बैक रोल्स, फ्रंट रोल बैक रोल सब कराया। और तबीयत उनके से। पास डंडे नहीं होते, उनके पास रस्सी होती। अच्छा। पीटी इंस्ट्रक्टर के पास रस्सी होती, रस्सियाँ भी बज रही हैं, ये भी हो रहा है, लोगों के साला उल्टी लगने लगी। उल्टी लग रही है तो तब भी फ्रंट रोल बैक रोल चल रहा है। 40 मिनट में से 30 मिनट ऐसे करने के बाद फिर बोला खड़े हो जाओ। अब खड़े क्या हुआ, गिरे बाहर, यही नहीं पता चल रहा होगा कि जमीन का कहाँ है और है। आसमान का है। मैं यार ये तो बड़ा कैड़ा काम हो गया, बहुत मुश्किल है। उस दिन उस चीज़ से समझ में आई टाइम मैनेजमेंट। बेटा अगर टाइम से नहीं उठोगे यही होगा। तो सर जब उल्टियां करते तो उल्टी करते करते फ्रंट रोल बैक रोल मार रहे हो, हाँ, कोई ब्रेक नहीं है? कोई ब्रेक नहीं है वहाँ फौज में। कोई ऐसा तो है नहीं है कि मैं अकेला कर रहा हूँ, 40 के 40 कर रहा मतलब थोड़ा इमेजिनेशन में थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर एक की उल्टी दूसरे पे गिर रही है, दूसरे की तीसरे हूँ। पे हाँ, बैंक बैक रोल चल रहा है, बैक फ्रंट रोल रोल चल रहा चल है, रहा फ्रंट है। रोल चल रहा है उसकी। अभी उसने बुक्की मारी, पीछे वाला आएगा तो उसकी पूरी शर्ट, अरे सर बहुत। पर लेकिन उस समय बुरा भी लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, वो दुश्मन दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर समझ में आया, नहीं सर उस टाइम में मम्मी की याद आ रही थी? नहीं, मम्मी पापा सब भूल जाते, सब भूल जाते हैं। फौज सबको भुला देती। तो फिर वो टाइम मैनेजमेंट, और फौज टाइम की बड़ी पंचुअल है, वो चीज़ सिखाई उन्होंने, और वो सीखे हम। क्योंकि थोड़ा सा भी समय इधर उधर हुआ, जान का खतरा है। ये टाइम फौज की लड़ाई से लिया जाता है। तो उस टाइम के महत्व को समझाने की नहीं चीज़ हुई। फिर ट्रेनिंग के दौरान फिर हम कभी लेट ही नहीं वो वो गलती फिर से रिपीट नहीं हो, तो नहीं, खाना आपने कभी बर्बाद नहीं किया, लेट आप लोग कभी नहीं गए तो, पर नई नई गलतियां होती गई और वो सब हाँ सीखते वो गए। तो वो पनिशमेंट के तौर पे तो देखिए सब एक जैसे नहीं होते। जी। कोई ना कोई आ, अलग गुण, उसमें विशेष गुण होते हैं। कोई जब बोला जाएगा हंसना नहीं, हाँ, तो हंसेगा पक्का, हंसी आएगी आएगी तो। हंसी आएगी, है ना। कोई किसी को छेड़ देगा, वह ये मनोरंजन के साधन ही है फौज में। और ये सब थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल बहुत। अरे सर जितना हमारे फौज के अंदर एक दूसरे से हंसी मजाक कर लेते हैं, इतना शायद कहीं नहीं कर पाते। सिविल में करे तो गोली चल जाए। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम सब टाइट होके बैठे हुए हैं कि ना स्ट्रिक्टनेस ना है ना, कि नहीं, मतलब भरपूर मस्ती चल रही है। भरपूर मस्ती चल रही है। भरपूर पनिशमेंट है और भरपूर मस्ती है। हाँ, ठीक है। तो ये बड़ा इंजॉयमेंट होता है। फिर शुरुआत में तो लगता है बड़ा कठिन, लेकिन 1 महीने के बाद जैसे बॉडी जो ना उस माहौल में, उसमें चीज में रम जाती है, और रम गई, मजा आने लगा। तो फिर अगर जो एक महीने काट लिया फिर उसके बाद कोई संदेह नहीं होता, मतलब कि फिर पता कि यहीं पे रहना है। नहीं रहना, फिर वो माहौल, फिर तो तब जो, ट्रेनिंग के दौरान आपको लगा कि यार गलती गलत जगह आ गया, अब वापस ही चले जाना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं लगा, क्योंकि बचपन से जो जी रहा हूँ वो तो हाँ, वो मेरे लिए तो, लक्ष्य बचपन से मिल गया हाँ, था। मेरे लिए तो ये बहुत वो था कि भाई ईश्वर हमें आगे से आगे सब कुछ देता जा रहा है। जी। ठीक है, तो कभी नहीं हुआ, बहुत पनिशमेंट खाया। वो पनिशमेंट उस समय लगता था कि पनिशमेंट है, बट आज लगता है कि वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग था। सर एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ, आपके बच्चे हैं? हम्म, वो टाइम उन्होंने कभी खाना वेस्ट किया या टाइम से कभी दिक्कत हुई? और एज अ फादर के फिर हाँ कैसे डील हाँ, करते हो आप? हो उनको तो होता है। उनको तो बैक रोल नहीं करवाते ना, फ्रंट नहीं रोल नहीं नहीं, करवाते? थप्पड़ जरूर लगता है, थप्पड़ जरूर लगता है। अब इसलिए छोटा बेटा भी एनसीसी कर, उसको एनसीसी दिलवा दिया। एनसीसी करवा दो। बीटेक कर रहा है, मगर बीटेक 20 साथ में करेगा, लेकिन एनसीसी करेगा। अब एनसीसी में उसका भूत बना हुआ है, शाम को जो है डेली डे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं कोई है। वहां पे दूसरे उस्ताद ने उसका ख्याल रखा हुआ है मैं अच्छी उसको तरह। बता रखा है, मगर भाई पूरा रगड़ के रहेगा। अभी पहले शुरू शुरू में उसको बड़ा फील हुआ, बोला ये हूँ, ये छिल गया, ये छिल गया। मगर ये मेहनत का प्रतिफल है, ये तेरे पसीने की कमाई है बेटा ये। ठीक है, आज तुम यहाँ एनसीसी में खेल रहे हो, हम बोला हाथों में ये, वहाँ हमने खेतों में किया, तुम खेतों में गए नहीं। तुम एनसीसी जरूरी है, सीखना जरूरी है, आपके यही लाइफ को टफ करेगा। वो आपसे क्लोज है बच्चे आपके? हाँ? बच्चे आपसे क्लोज हैं कि अब करते नहीं हैं कि यहाँ पे तो कोई सुनवाई होगी नहीं? नहीं 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 नहीं, वो सुनते हैं, क्लोज। चलिए, नाइस। ठीक है। तो आपकी पहली पोस्टिंग डायरेक्ट कारगिल में हुई या कारगिल से पहले भी कोई और पोस्टिंग थी आपके?
तो हमारी वहाँ श्रीनगर में खैरू जगह खैरू, खैरू। तो वहाँ PIT चलती है, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग, ओके। 1 महीने की। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग किया था और प्री इंडक्शन ट्रेनिंग करने के बाद फिर, क्योंकि वहाँ हम क्यों गए थे, क्योंकि वहाँ टेररिज्म था और टेररिस्टों के बरखिलाफ हमने कार्रवाई करनी थी। सर ये कौन से महीने की बात है जब आप श्रीनगर गए, कौन से आ, साल की, 98 या ये 99? 97, 97 की हाँ बात है। 97 में उसका क्या नाम है, दिसंबर और जनवरी का महीना था। 98 शुरू हो गया था, तो बर्फ़ पड़ रही थी उस टाइम पे। तो फिर बड़े गौर से हमने जो ना उस चीज़ों को सीखते थे कि यहाँ कौन कौन से ग्रुप्स एक्टिवेट हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का है या लश्कर तोयबा का है, और कि बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप पे एक्टिव थे, उनका कमांडर कौन है, ठीक है, उनका एरिया कमांडर, इस एरिया में उसका कमांडर कौन है, उनके काम करने की जो है तरीके क्या हैं। तो ये सब कुछ ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो 1 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में डिप्लॉयड होते रहे। तो बहुत सारी हमने जो सर्च ऑपरेशंस किए, शुरुआत में कोई सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आप एक नया व्यक्ति इस इलाके के बारे में नहीं जानता, जी। इन लोगों के बारे में नहीं जानता। आपको सफलताएं तब मिलेगी जब आपका एक नेटवर्क बन जाएगा, जब लोग आपको अपना समझने लगेंगे, अपना आप समझने लगेंगे। तो हमने 6-7 महीने हमने नेटवर्क स्थापित किया और उस नेटवर्क के बल के ऊपर फिर हमारे जब सर्च ऑपरेशन शुरू होते थे, तो जहाँ पर भी हम गए इंफॉर्मेशन मिली, 3 से 4 हर बार टेररिस्टों को मार करके आते थे और उसी में हमारे 2 जवान उस टाइम पे शहीद हुए थे। तो कश्मीर में ही हम लगातार इस तरह की गतिविधियों में, हम कुपवाड़ा में भी रहे हम। सर एक बात बताओ, यहाँ पे कैसे पता चलता है कि ये टेररिस्ट है और ये आम आदमी है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन सर। क्योंकि वहाँ वेशभूषा एक जैसी है, जी बोलचाल एक जैसी है, कश्मीरी और उर्दू बोलते हैं, जी जी जी। ठीक है, पहनावा वो सबका एक जैसा ही है, तो आप पहचानेंगे कैसे? अंदर वो कांगड़ी लेके घूम रहा है कांगड़ी या लेके, एमुनेशन लेके घूम रहा है, हाँ, कैसे पता चलता है? तो नहीं पता चलता, नहीं पता चलता। आपके बगल से टेररिस्ट निकल जाएगा, लेकिन उसको टेररिस्ट आप उसको कह सकते हैं जिसके पास वेपन है। जिसके पास वेपन नहीं है वह आम सिविलियन है। बट इसमें तो ये तो काफी रिस्क होगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर वेपन है या कांगड़ी रखी है हाँ, तो या इसलिए क्या कोई बेल्ट बांधी हुई है। हाँ, तो इसलिए क्या क्या कर दिया जाता है, जब सिविलियंस का ऐसे ग्रुप आता है, ठीक है, लेडीज अलग जेंट्स अलग, ठीक है, तो जो वो फेरन टाइप में पहने होते हैं, बोला हाथ ऊपर फेरन ऊपर, जैसे वो फेरन को ऐसे करेगा तो पता चल जाएगा वेपन है कि नहीं है। जो टेररिस्ट होगा वो हाथ ऊपर करेगा ही नहीं, वो सीधा राइफल के ऊपर हाथ जाएगा उसका। तो हैंड मूवमेंट से। यस, जहां आपने उसको बोला रोक हाथ ऊपर, टेररिस्ट को फिर जो है वो हाथ ऊपर नहीं करेगा, सीधा फायर करेगा। और बस उतने ही सेकंड्स हैं आपके उतने ही पास सेकंड है आपके पास, आप बच्चों मारने या मरने के लिए। मारने और मरने के। अब हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, हाथ ऐसे ही ऐसे जा रहा है, समझिए टेररिस्ट है, सीधा बोल दो, ठीक है। अभी जैसे अभी कल का एक घटना जो हो रही है, कल बहुत दुर्भाग्यवश बहुत बड़ी पहलगाम में हुआ। दुर्भाग्यवश हुई है। अभी ये तो सिविलियंस थे, है ना, क्योंकि जो टेररिस्ट है ये अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जब ये डायरेक्ट आर्मड फोर्सेस से टकराने की हिम्मत नहीं रखते हैं, कभी कभी टकराने की हिम्मत रखते हैं, कभी कभी टकराते भी हैं, कभी नहीं करते हैं। जब ज़्यादा इनका नुकसान होने लगता है फिर ये सॉफ्ट टारगेट एक सिविलियंस होते हैं। अब भी क्योंकि कश्मीर के अंदर धीरे धीरे शांति स्थापित होने लगी, लोगों में एक अलग तरह का माहौल बनने लगा, तो लोग, कश्मीर सच में धरती का जन्नत है, खुशहाली है, हरियाली है, तो चलो हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है, चलो घूम के आते हैं। तो पर्यटन बढ़ा, है ना, तो वहाँ पे लोग जाने लगे। तो इन्होंने रिजॉर्ट, इन्होंने होटल्स, तो ये फ्रस्ट्रेशन में अटैक कर रहे हैं कि आप फौज पे अटैक कर नहीं सकते, तो चलो इनोसेंट को मार दो। हाँ, तो अब फौज तो तुमसे डरती नहीं,
सिविलियंस का डर धीरे धीरे दूर हो रहा था, वो अब वापस इस डर को बढ़ाना है। तो ये एक कायरना हरकत है, ये कायरतापूर्ण है। ये मैं तो कहता हूँ ये नपुंसक लोग हैं जो जिनके अंदर मर्दानगी तो बिल्कुल नहीं है। अगर तुम इतने ही मर्द हो, इतने ही लड़ाकू हो, आओ ना हमारी फोर्सेस के सामने, एक पता बात चल बताइए सर, इसमें वैसे इन जनरल, जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया कि वॉर और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इन जनरल टेररिस्ट कितने वेल ट्रेंड होते हैं? मतलब ये बहुत ही आसान होता है इनको निपटाना कि दे आर वेरी वेल ट्रेंड? हाँ, नहीं नहीं, कुछ तो देखिए इनकी भी ट्रेनिंग होती है, ऐसे नहीं है। मतलब ये एक रेगुलर आर्मी लेवल की ट्रेनिंग होती है हाँ, इनकी? इनकी ट्रेनिंग होती है और बड़ी कठिन ट्रेनिंग होती है। हम्म। ठीक है, आर्मी की तरह ही इनकी ट्रेनिंग होती है। अच्छा। बट जो आर्मी की सोल्जर्स में जो जज्बा, जो जुनून और जो साहस होता है, वो इनमें कम होता है। ये आप ठीक है, इंडियन आर्मी से कंपेयर कर रहे हो ये या ये आप इंडियन आर्मी ये से कंपेयर इंडियन कर? आर्मी से कर रहा हूँ मैं, उनकी आर्मी से भी कर रहा हूँ। ठीक है, वो क्योंकि आपने तो उनकी आर्मी से भी लड़ाई हाँ, लड़ी, आर्मी से भी लड़ाई लड़ी है, इनसे भी लड़ाई लड़ी है। तो वहां की आर्मी में हाँ, भी इनसे ज्यादा जज्बा होता है। जज्बा। तो वो जो है क्या है कि वो लड़ेगा, हम्म। ये लड़ेगा नहीं, भागेगा ये। हम्म। ठीक है, क्योंकि देखो आर्मी का टेररिस्ट का दोनों का जो एम है अलग है। आर्मी का काम क्या है काउंटर इंसर्जेंसी में, यार सिविलियंस को बचाना, टेररिस्ट को मारना। करेक्ट। ठीक है, और इनका है मारना है मारना, चाहे उसमें सिविलियन मारो चाहे फौजी मारो, इन्होंने तो ट्रिगर दबाना है, इन्होंने ट्रैगर दबाना, हमने सोच के दबाना है। हमें सोच के दबाना। तो ये बड़ा फर्क होता है, और इसीलिए काउंटर इंसर्जेंसी के जो में काम करना आर्मड फोर्सेस के लिए बड़ा कठिन होता है, कि पहले पहचान नहीं होती है, फिर लोकल सपोर्ट जो होता है, उस लोकल सपोर्ट को कैसे तोड़ा जाए। अब वही आपने नेटवर्क की बात की थी कि नेटवर्क बनाना पड़ता है। आप बुलंदशहर के, ना आप कश्मीरी जानते, ना आप उर्दू बोलनी जानते, तो वो नेटवर्क बनाने में टाइम लगता है ना सर। टाइम, और मतलब वो आपको क्यों मानेंगे अपना? हाँ, नहीं फिर उनको देखिए, फौज बहुत सारी एक्टिविटी करती है, जैसे हमने गेम कराया है, ठीक है, कभी मेडिकल कैंप लगाया है, बहुत सारे, ऐसे नहीं सारे लोग ऐसे एक जैसे नहीं है। जो हम सद्भावना दिवस जो करते हैं वहाँ सद्भावना पे। दिवस करते हैं, सद्भावना से उनकी भावनाओं को जीतने की कोशिश करते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि यार वो खुल करके टेररिस्ट का पता नहीं बताएगा, तो फिर क्योंकि उसकी भी अपनी व्यवस्थाएं अपनी होती हैं। व्यवस्था है यार। अगर आपने मुझे बता दिया कि यार जी। उसके फलाने के घर में ट्रैश है, हम्म। और उनको तो पता चलना ही चलना हम्म। कि फलाने व्यक्ति ने बताया, तो उसका तो पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। तो उसको बेचारे को लगता है कि यहाँ पे टेररिस्ट है, यहाँ पे आर्मी है, इनके तो फिर भी सिद्धांत है। हाँ, लेकिन इनके कोई सिद्धांत नहीं। तो इसलिए उस सिविलियन की सेफ्टी के लिए फौज अलग अलग तरीके हथकंडे अपनाती है। ठीक है यार, तुम कुछ मत बोलो, पर्ची डाल जाओ। ठीक है, पर्ची डाल जाओ, उसे पर्ची से हमें पता चल रहा है, तो बोला हम आपकी सुरक्षा करेंगे यार, दिन रात आपके लोगों के गांव में पहरा देंगे। और देते फौज, जब उनकी हितों की रक्षा होती है, उनको सुरक्षा का एहसास होता है, फिर वो कनेक्ट होते हैं फौज के साथ। सर आमतौर से वहाँ पे भी लोग जेन्युइन ही होंगे, मतलब कि मैं अपना काम करूँ, पैसा कमाऊँ, पेट पालूँ और घर में जाऊँ, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल एलिमेंट्स है ना टेररिज्म वगैरह। तो ये तो अलग है सर। अभी आ, ये भी जो है कुछ लोगों ने बिजनेस बना लिया है। बड़ी अजीब सी लग रही होगी बात। मुझे समझ में नहीं आई। अभी जो पहले जो टेररिस्ट थे, जिन्होंने सरेंडर टेररिस्ट बोलते हैं, सरेंडर कर दिया, ठीक है, और सरेंडर टेररिस्ट होने के बाद वो सिविलियंस हो गया। अभी भाई अब टेररिस्ट की कार्रवाई नहीं कर रहा, हथियार नहीं है, जी। बट वो किसका हो गया, आर्मी का सोर्स हो गया। जी। क्योंकि जो चोर होगा उस चोर को पता है ना कौन कौन से रास्ते से आ सकते हैं, करेक्ट। तो अब उसका इस्तेमाल करके फौज काम करती है। हम्म। बट वो हमारी फौज के लिए तो काम कर रहा है, लेकिन वो अपने टेररिस्टों के लिए भी काम कर रहा डबल क्रॉस एजेंट है। है, डबल क्रॉस एजेंडा। अब टेररिस्ट मारने के लिए उस सोर्स को पैसे देने पड़ते हैं। भाई बता किस रास्ते से आएगा, लालच, तब वो बताएगा उधर से आ रहे हैं।
एक बार मरवा देगा, दूसरी बार फौज को टकवा देगा। तो ये बड़ी ऐसी चीजें हैं जो खतरनाक स्थिति में है। तो वो फौज से भी पैसा ले रहा है, साला मिलिटेंटों से भी पैसा ले रहा है, दोनों का भला हुआ बना हुआ है। तो जो स्थितियां हैं ये अभी यहाँ जो, क्योंकि हमला कोई अचानक नहीं होते, बाहर का व्यक्ति आकर के यहाँ पे आ जाएगा नहीं आएगा, यहाँ की जो लोकल सपोर्ट है उससे पहले सर्च कराएगा, रिसर्च करेगा, पूरी ऑब्जर्वेशन में रखेगा। हाँ, पूरी रेकी होगी, पूरी रेकी होगी, रेकी के बाद में फिर हमला होगा। तो ये वहां का ये है, क्योंकि अब टूरिज्म बढ़ने लगा है, तो टूरिज्म से वहां के लोगों की इनकम बढ़ने लगी है। वहां के लोग, जब देखिए पैसा एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को तोड़ भी देता, मरोड़ भी देता है, उसे गलत दिशा पे भी ले जाता है, उसको सही दिशा पे भी ले जाता है। जब खाने की व्यवस्था होती है, पैसा चाहिए, तो वो अनैतिक कार्य करता है। लेकिन जब उसके पास इनकम ऑफ सोर्स मिल गया, उसकी आमदनी बढ़ने लगी, फिर वो क्या सोचेगा, यार इससे अच्छा जीवन क्या है। ठीक है, लोग आएंगे, हम खिलाएंगे, हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरा परिवार चल रहा है। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज, उनके टेररिज्म के आकाओं को ये चीज पसंद नहीं आ रही। साला यहाँ तो लोग जो है तरक्की करते जा रहे हैं, यहाँ लोगों का, बाहर के लोगों का आकर के बस रहे हैं, इतनी बिजनेस चल रहा है, टूरिज्म बढ़ना है, इनकी तो उन्नति हो रही है। हमारे पाकिस्तान में लोग साले भूखे मर रहे हैं, नान के वांदे। हाँ, ठीक है, वो हमारा पाकिस्तान टूटने के कगार पे आ रहा है। क्या पीओके वाले पंगा कर रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं, बलूच वाले कर रहे हैं। तो बोला साला श्रीनगर को भी तो फिर बलूच क्यों ना बनाया जाए, बोला फिर दहशत करा दो। ये बहुत सारी, अभी उनको मालूम था कि जैसे हिंदुस्तान पूरे विश्व में बोल रहा है कि भाई कश्मीर बिल्कुल जो है शांतफुल इलाका है, वहां पर ये टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे, ताकि G20 कर लिया हमने वहां पे। हाँ, G20 सब कुछ कर रहे हैं। अभी पता है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हुए, वो लैंड किया और बस लैंड किया करते हैं, इन्होंने ये कर दिया। बड़ा टाइमिंग सेट होता है, ठीक है, ताकि हमारी जो इमेज उनके सामने जाए कि बोला नहीं यार ये तो झूठ बोलते हैं। ऐसे इन्होंने 2000 में भी किया था। हाँ, जब क्लिंटन जी आए थे, जब तो इन्होंने अनंतनाग में 36 हमारे लोगों को मारा था, यस, लाइन में खड़ा करके। तो ये चीजें हैं। तो इन चीजों से क्या हासिल कर सकते हैं? अभी एक सैनिक होने के नाते, एक मानव होने के नाते, हम पहले इस यूनिवर्स के एक ऐसे जीव हैं जिनको आपस में प्रेम से मिल करके रहना चाहिए। कुछ दिन के लिए धरती पर आए हैं, कुछ ऐसे काम करके जाओ जिससे पीछे वाले लोग आपकी मिसाल देते रहें, आपको याद करते रहें। लेकिन कुछ लोग ऐसे कट्टरपंथिता होते हैं जिनको धर्म, जाति, क्षेत्र, ठीक है, इसी को बढ़ावा देने में उनको मजा आता है, क्योंकि वो तो कभी मरेंगे नहीं। मरेगा कौन? इनोसेंट, जो बेचारे को किसी को लेना देना नहीं है। ये टेररिस्ट वो बच्चे हैं जिनको इन चीजों से कोई लेना देना, लेकिन इनका ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया कि फिर वो इस तरह से जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी कारगिल में वहां पर डिप्लॉयड थी, मरते जा रही थी, और पाकिस्तान फौज बोल रही थी ये टेररिस्ट है, हमारी फौज है ही नहीं। आज भी वो बोल रहे हैं हमारे टेररिस्ट है ही नहीं। बाद में मुशर्रफ साहब ने बोला कि हाँ हम लोग गए, मैंने तो वहां पे लैंड किया। पिछली साल ये जो अभी प्रेजेंट चीफ है, जब 25 साल कारगिल के पूरे हुए तो इन्होंने कबूल किया कि नहीं हमारी फौज थी, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। हाँ, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। तो मेरे से सवाल किया, बोला यार कभी, मैं कहा देर से आए दुरुस्त आए, कम से कम उन माँ बहनों को, भाइयों को तसल्ली तो हुई होगी, थोड़ी तो इन्होंने मॉरल्स दिखाए। हाँ, जिनको इन्होंने फौज में भर्ती किया और उस फौजियों को इन पहाड़ों पर उनकी हड्डियों को बिखेर करके चले गए, लेकिन उनकी माओं को, उनकी बहनों को, उनकी शकल तक दिखाने में पाकिस्तान को शर्म आ रही थी।
वो भी तो एक किसी की माँ का बेटा था। तो ये जो चीज है ये मानवता के विनाश की है। और मैं तो कहता हूँ कि पूरा विश्व के वो नेता इकट्ठे हों जिनमें अगर इंसानियत को जिंदा रखना है, पूरे विश्व से इस टेररिज्म को खत्म किया जाए। ऐसे कट्टरवादी लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए नौजवानों को इसमें झोंकते हैं, उनको मरवाते हैं और बेकसूर लोगों को वो लोग मारते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। अब इनका बेचारों का क्या कसूर था? कोई हनीमून मनाने गया था, 5 दिन की शादी। 5 दिन की शादी थी, उसको मालूम था कि 5 दिन के बाद उसकी ये स्थिति होगी। कोई बिजनेसमैन गया था, कोई आम आदमी गया था, चलो यार कश्मीर वादियों में घूम के आते हैं। कोई न्यूजीलैंड जाता है, कोई कहाँ कहाँ विदेशों में जो है ना उसके लिए जाते हैं। अरे हमारे देश के अंदर इतना स्वर्ग है, इतनी चीजें हैं, कश्मीर है, इतना स्वर्ग है, वहाँ ये दहशत पुनः फैलाने की और बहुत सारी मनसाएं इनकी भी हैं। अब जैसे जून में भी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो एक क्योंकि अमरनाथ यात्रा आती है तो हिंदुओं का एक बड़ा स्थान है, तब उसको कैसे हम उसको दहशत में डालें कि ज्यादा लोग यहाँ पे ना आए, क्योंकि लोग आएंगे तो यार लोकल लोगों की इनकम बढ़ रही है, उनके परिवार वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका सपोर्ट घट रहा है। तो जब सपोर्ट घटेगा तो इस तरह से जो है उन्होंने दहशत फैलानी है, तो इसलिए उन्होंने दहशत फैला दी और इतने हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया। तो एक्चुअली कितने ट्रूप्स थे उनके पाकिस्तान के रफली? 4 से 6 बटालियन थे उनकी। एक बटालियन में कितने होते हैं? 850। तो मतलब हम कह रहे हैं कि कारगिल की पहाड़ियों पे 3200 से 3500 के आसपास ट्रूप्स पाकिस्तान के थे। वो तो इन्फेंट्री ट्रूप्स था, फिर पीछे आरटी का डिप्लॉयमेंट। वो तो ग्राउंड से आर्टी सपोर्ट वगैरह हो आरटी गया, सपोर्ट। बट ये इन्फेंट्री जो एलओसी क्रॉस करके हमारे हाँ, अंदर आ चुके थे, उसमें उन्होंने वहाँ पे स्टोर, वेपन्स, म्यूनिशंस, पूरी रसद का इंतजाम कर पूरी लिया। रसद वहाँ पर इकट्ठा कर ली, क्योंकि उनका अल्टीमेट जो एम था मुशर्रफ साहब का, वो था कि जोजिला पास से नेशनल हाईवे ब्लॉक कट ऑफ करो और पूरा ले को अपने कब्जे में कर लो, सियाचिन का बदला लेना चाहते सियाचिन थे। का। ठीक है, फिर अगर ये भी नहीं हुआ तो दूसरा उनका एम था कि जो कश्मीर में जिहाद की आग बहुत तेजी से बढ़ी थी शुरुआत में, फिर धीरे धीरे वो 98 तक आते धीरे धीरे ठंडा हो गया, तो मिलिटेंटों के ग्रुप बहुत कम हो गए। उस आग को दोबारा से हवा देना, उनको ये बताना मिलिटेंटों को कि पाकिस्तान फौज भी तुम्हारे साथ है, और अंदर तक आ गई, अंदर तक आ गया। तो ये बड़े मुद्दे लेकर के वो चला था। 26 मई को इंडियन एयरफोर्स भी इन्वॉल्व हो गई थी। तो इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर्स थे उन पहाड़ियों पर ऐसे निकले बम्बारमेंट गिराते हुए, लेकिन बड़े बड़े पत्थर उनके नीचे उन्होंने बंकर बनाए हुए, कोई असर नहीं हुआ। फिर 28 मई को हमारी एयर रेकी किया, जो हमारे कंपनी के कंपनी कमांडर थे, ब्राउ कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर राजेश अधिकारी। तो जब उन्होंने रेकी किया, यार साला यहाँ 4 या 5 टेररिस्ट बताए जा रहे हैं, यहाँ तो 20-25 है। अब 20-25 टेररिस्टों की जब संख्या मिली तो शाम के टाइम इंडियन एयरफोर्स के जो अटैकर हेलीकॉप्टर्स थे वो फायर करने के लिए वहाँ पे आए। फायर हुआ, मैंने ये आँखों से देखा, ये शाम का वक्त और वो हेलीकॉप्टर फायर कर रहे हैं, अंधाधुंध फायरिंग हुआ, और जैसे हेलीकॉप्टर ने से टर्न लिया सीधा उसके ऊपर गाइडेड मिसाइल, जिसमें अजय आहूजा, शोल्डर फायर सर, जैसे इसमें अजय आहूजा जी शहीद हुए थे। सर इसमें शायद अजय आहूजा नहीं थे, वो तो फाइटर में थे, वो मिग में थे। हाँ, इसमें मेरे ख्याल से पुंदीर साहब थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मी वो 17 के। हाँ, बट आप सही कह रहे हाँ, हैं कि वो हेलीकॉप्टर्स गए और मी 17 और मिग 21 जो है वो गिराया कारगिल में। करेक्ट, नाचिकेता साहब गए थे। हाँ, उनको देखने के लिए अजय आहूजा जी आए, यस, अजय आहूजा, हाँ, एंड फिर उनको हाँ, तो ये दोनों जो है वहीं पर गिरा दिए। जी
उस दिन ये गिरने के बाद ये वारदात 24 घंटे के अंदर हुई थी। हाँ, जब भारत सरकार, सेना, तब उनको लगा यहाँ टेररिस्ट नहीं, रेगुलर आर्मी है। तो उसी दिन 28 मई से ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ। 28 मई को एयरफोर्स ने सफ़ेद सागर शुरू किया और 28 मई से ही नेवी ने ऑपरेशन तलवार शुरू किया। 28 मई को रात को मेजर राजेश अधिकारी ने अटैक किया और उनकी टीम भी शहीद हो गई। अभी तक जो कैजुअल्टी हुई थी सबकी डेड बॉडी रिकवर कर ली, लेकिन मेजर राजेश अधिकारी साहब की जो टीम थी वो उनके बंकर्स तक पहुंच गई। तो उनके बंकरों के पास उनकी बॉडियां पड़ी थी। हमारा और उनका फासला लगभग ऐसे होगा 150-100 मीटर। नीचे हम बैठे, ऊपर वो है। गाली गलौज बहुत होती थी। तो अभी ये मालूम है कि जब हमें एक इंडिविजुअल को, बटालियन को जब सफलता ना मिले तो सुपीरियर जो होते हैं कमांडर्स, तो उनकी लीडरशिप पर प्रश्न चिन्ह लगने लगते हैं। तो उन्होंने बटालियन कमांडर से बोला, यार तू नीचे तार अपनी पलटन। लेकिन बटालियन कमांडर जो होता है एक पिता होता है, और पिता पुत्र जैसा ही रिलेशनशिप होता है। सीधा जीओसी उनको सबको बोलते, सर 18 ग्रेनेडियर नीचे नहीं आएगी, विजय या वीर गति। मैं अपने बच्चों की बॉडियों को जब तक नहीं उतार लूँगा मैं नीचे नहीं आ सकता। फिर 2 दिन का फिर रेकी किया। जून में 2 जून को कौन फिर थे अटैक। आपके कमांडर सर उस टाइम पे? कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। ओके। 2 जून को फिर अटैक हुआ। तो 2 जून को हमारे सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन, उनकी टीम ने हमला किया और उनको भी गोली लगी। वो पलटन के लिए उस दिन बड़ा मायूस दिन था और काला दिन था। कारगिल के अंदर सबसे सीनियर ऑफिसर जो थे वो शहीद होने वाले वही थे। इतना इंटेलिजेंट ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब इतना इंटेलिजेंट, बहुत। उन्होंने शहीद होने से पहले, कुछ दिन पहले कमांडिंग ऑफिसर को बोला था, बोला सर प्रेसियो में ये पढ़ाया जाता, वो पढ़ाया जाता, यहाँ साला कुछ भी नहीं है। बोला सर नीचे चला गया ना मैं बच करके, पूरी प्रेसियाँ चेंज करूँगा, मैं दिखाऊंगा ग्राउंड की जो ना रियलिटी क्या होती है, किताबों की रियलिटी क्या होती है। बस उनको गोली लगी सर, यहाँ पर ऐसे लगा ब्रेस्ट। वो लाए उठा करके कमांडिंग ऑफिसर ने आश्वासन दे, फर्स्ट एड हुआ। फिर लगा कि नहीं है, तो तब तक सांस चल रही थी। फिर वो उन्होंने बोला हिम्मत करके, बोला सर आप बोलते 20-25 टेररिस्ट, वहाँ तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट। कंपनी मतलब सर लगभग 125 हो गया। 150 150 कंपनी का डिप्लॉयमेंट। कितनी हाइट पे पूरी कंपनी का डिप्लॉयमेंट था सर ये लगभग? तो वो जो एक रिज टाइप में ऐसे रिज बनता, टाइप में। हाँ ऐसे बनता ना। बोला जब तक आर्टिलरी सपोर्ट नहीं मिलेगा, रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी, पलटन कट जाएगी, सफलता नहीं मिलेगी। आर्टी सपोर्ट, ये असेसमेंट उन्होंने दे दिया। असेसमेंट दिया। फिर उनको बोला विशु कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं होगा, चल तू घर बात कर। तो पहले ये फ़ोन तो नहीं थे, सैटेलाइट वाले फ़ोन थे। कि घर में फ़ोन मिला, मैडम ने सिर्फ हेलो करी, चले गए। बड़ा मायूसी छा गई। सिर्फ हेलो बोल पाए वो। तो इधर से जो हमारे फिर कोर कमांडर, डिव कमांडर, फिर उनका प्रेशर बढ़ने लगा। तब उस सीओ साहब ने बोला मुझे कुछ नहीं सुनना, रीइंफोर्समेंट देना दे दीजिए। फिर सेकंड राजरीफ का जो रीइंफोर्समेंट तैनात किया गया, तो उनके जो कमांडिंग ऑफिसर था कर्नल रविंद्रन, उन्होंने फिर हाई लेवल मीटिंग में कहा मुझे आरटी चाहिए, आर्टिलरी। तब सक्सेस होगी। फिर आर्टिलरी डिप्लॉयड हुई, तो बिफोर्स मीडियम्स इनका उन्होंने फिर लगातार, और फिर 18 ग्रेनेडियर और सेकंड राजरीफ ने एक संयुक्त अटैक किया और 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की फ़ौज को पहली सफलता मिली तोलोलिंग पहाड़ी। इसमें कैप्टन विजय थापर भी। तो ये
ये पहली सफलता मिलने के बाद अब एक जीत का मोमेंटम बन गया था। फिर अगले दिन फिर वो एक अगले तरीके से मेंटल ब्लॉक खत्म हो गया, हाँ मतलब जो अगर रहा भी होगा, हाँ वैसे तो नहीं रहा तो होगा, पर कि पहली जीत हो गई, अब बस इसे रिपीट अब करना जीत है। जाएंगे। तो फिर अगले रात को फिर अगले वाली चोटी थी, तोलोलिंग के ऊपर वाली चोटियाँ, उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया। फिर आगे फिर एक स्टेप बाय स्टेप लड़ाई होती है। सर और यहाँ पे बड़े मेरे को से एक बात पूछनी थी आपसे, क्योंकि कई मूवीज में देखा है 0.5179 पॉइंट सो एंड सो, टाइगर हिल। टाइगर हिल का एक रेंज है कि एक पर्टिकुलर हिल है, और क्योंकि आपका जो आपको शौर्य मिला वो टाइगर हिल की ही ऊपर तिरंगा फहराने का मिला, तो इसलिए मैंने सोचा ये सबसे आपसे भी पूछूं कि ये रेंज है कि ये पॉइंट है, ये क्या है? ये एक रेंज है और एक हाइट्स जो जो मेन पहाड़ी की पीक है, जी। चोटी है, जी। वो टाइगर हिल है। टॉप फिर मोस्ट पॉइंट टॉप मोड उस सेक्टर का। हाँ हाउस सेक्टर का, और वो ऐसे फिर रिज ऐसे जाएगी। जी। तो उसमें 4150 है, ये इस तरह की जो अलग उसमें अलग डिफरेंट पॉइंट्स है, डिफरेंट पॉइंट। बट ठीक टाइगर है, हिल इज अ टाइगर टॉप हिल और टॉप टॉप। टॉप पे पॉइंट है। तो वो सर वो हुआ। फिर हमारी बटन को भी नीचे डाउन कर दिया गया। फिर 13 जैकरीफ आ गई, जिसमें विक्रम बत्रा जी का। हम नीचे आए, जो इक्विपमेंट है वेपन्स उसका, तो आप नीचे आए और वो ऊपर गए? वो ऊपर गई आप 22 दिन। सर आप री के लिए नीचे आए मतलब? नहीं, हम नीचे आए क्योंकि 22 दिन हो गए थे। हाँ जी। ठीक है, और जो पीछे से फौज जो बुलाई गई थी, अब उनको भी तो मौका देना था। सर एक बात बताओ, आप 22 दिन तक वहां पे थे, तो खाने पीने की और खाने मतलब पी खाने पीने की स्थिति तो सर अटपटा देखिए। सवाल होगा, पर फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि 22 दिन आप वहां पे थे, सो पाते थे, खाना खा नहीं, पाते थे, पानी, ये देखो कैसे मैनेज कर रहे थे? देखिए, ह्यूमन बॉडी की टॉलरेंस फौज कितनी है? एक ऐसी है कि हमारा 72 घंटे तक सेल्फ कंटेंट होते हैं, यानी सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा। ठीक है, पानी से, खाने से, सब कुछ। और 72 घंटे के बाद हमारी सप्लाई शुरू हो जाती है, ये फौज की बात कर रहे फौज हैं? की बात। तो सब तो हम चाहे कितनी भी लड़ाई में हो, हमारा खाना, राशन, पानी सब पहुंचेगा, और उस फॉरवर्ड जवान तक पहुंचेगा। ये माशाल्लाह, सिस्टमेटिक तरीका हमारा ये एक तरीका है। अब वो एक अलग बात है कि हमारे पास है लेकिन हम नहीं खा पाते, भूख ही नहीं लगती उस टाइम पे, सोने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सर 22 दिन तक सो नहीं पा रहे मतलब? कहाँ कैसे सोओगे, कहाँ सोओगे, पत्थर है चारों तरफ। ठीक है, सर्दी है, -20 रात पर को। कैसे 22 दिन तक आप बिना सोए आप खड़े हो और लड़ भी रहे हो? लड़ भी रहे तो सर, एक होता है ना डर, दो तरह के डर होते हैं। एक अपनी जिंदगी का डर, जान का डर। एक डर होता है मान मर्यादा और सम्मान का डर। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तो यहाँ आज मैं अपनी रेजिमेंट का एक प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेरा ये दायित्व बनता है कि यार रेजिमेंट की मान मर्यादा और इज्जत, उसको बचाना है, हर हाल में बचाना है। तो जब गोलियाँ चलती हैं ना, नींद तो कोसों दूर होती है। ठीक है, जहाँ तुम्हारे साथी को गोली लग रही होती है, उसका खून बह रहा होता है, आपको नींद आएगी? तो जान का डर होता है क्या? हाँ, जान का डर होता है? जान का डर, इतना डर होता है यार, मेरे मरने से पहले मार मेरा के चले, साथी ना मर जाए। मतलब अपनी लाइफ तो होती नहीं नहीं, है, अपनी लाइफ नहीं है। बस साथी की लाइफ होती है, और ये होता है कि मार लूंगा पहले। क्योंकि फौजी सच में अपने साथी के लिए मरता है। सर इसमें मेरे को एक बात पूछनी थी, आप 22 दिन तक लड़ रहे हो, आप उस हाइट पे हो, माइनस टेम्परेचर पे हो, आप साथी के लिए लड़ते हो, पलटन के लिए लड़ते हो, देश के लिए लड़ते हो, देशवासी के लिए लड़ते हो, पहला जज्बा क्या होता है? पहला होता है साथी के लिए, साथ में होता है, साथ में होता उसके बाद बाकी सब है, है। उसके बाद सब। ठीक है, उसके बाद उसकी पलटन आती है, फिर उसकी सेना आती है, फिर राष्ट्र आता है। अल्टीमेट राष्ट्र है सर फैमिली का थॉट आता है? ना। बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस तरह के माहौल में आप होंगे ना, और उस तरह के माहौल में फिर आपको, यार यही है, हम ही हैं, हम ही फैमिली हैं। बस इतना ज़रूर बोल देते हैं, अरे अगर मैं मर गया ना, तो एक बार घर जाइए यार, देखिए क्या कर रहे हो। कल्पना करो,
कि अभी आधे घंटे के बाद आपको जाना है मरने के लिए, और आपसे कहा जाए अपने घर वालों के लिए आखिरी चिट्ठी लिख दे, क्या लिखोगे? हमारे साथ हुआ, हमें पता है वहाँ साला टाइगर हिल के ऊपर इतनी भारी तादाद में बैठा, मरना ही है वो, ठीक है। बोला चिट्ठी लिखो, क्या लिखेंगे चिट्ठी? यही लिखा, यार ठीक है, हम ठीक हैं, आप अपना ध्यान रखना। लेकिन जब चले तो सच में हमने गाने सुने थे, हमने उन लोगों को देखा नहीं था कि जो फांसी के फंदे की तरफ जा रहे हैं और वो गाना गा रहे हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला और इंकलाब जिंदाबाद। शायद उनके अंदर ही ये जज्बा होगा। जब हम जा रहे हैं तो हम कल्पना से परे समझते थे, यार ऐसे कैसे होगा, सबको ज़िंदगी प्यारी प्यारी होती है। लेकिन हम जा रहे, जब देखा उस माहौल में, पता क्या बोलते हैं? अरे यार ठीक है, तो एक काम करना, मेरे घर जाना, मेरी फैमिली को बोलना, रेडियो थी हमारे पास छोटी छोटी, तो हर स्टेट अलग अलग पैसा दे रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पैसा। बोला यार 20 लाख मिलेंगे, तो एक काम करना, फैमिली को जाकर बोलना 10 लाख जो है लड़की के नाम कर देगी और 5 लाख माँ बाप को दे देगी और 5 लाख अपने पास रखेगी। मगर लड़के की नहीं, अरे लड़का है साला, पढ़ लेगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। लड़की की चिंता ये थी कि यार जब ये बड़ी होगी, इसकी शादी के लिए इस फैमिली को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बोला फिक्स डिपॉजिट कर, जब तक वो बड़ी होगी शादी के लिए इसमें से निकाल के शादी कर। मतलब सारी सारी जितनी भी प्लानिंग है, जितनी भी वसीयत लिखनी होती है, सब 15 मिनट में निपट जाता है कि इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना। और चलते चलते हंसी हंसी मजाक में, ठीक है। आपकी तब शादी तो नहीं हुई थी? शादी हुई, शादी करके गया था मैं, शादी करके गया था। तो उस मुझे वो याद है कि कितना टाइम हो गया था आपकी शादी को? 5 मई की शादी थी, 20 मई को पहुंच गया था और 2 जुलाई को टाइगर हिल पे चढ़ गए थे। 5 मई को पता था आपको कि आपको वहाँ पे जाना है कारगिल? नहीं पता था। ये सवाल वैसे आपकी श्रीमती से पूछना चाहिए कि मतलब 5 मई को अगर उन्हें पता था तब भी शादी करने में उन्होंने सोचा नहीं क्या? नहीं, उस समय तक न्यूज में नहीं था, न्यूज़ में नहीं था। ठीक है। ये तो मुझे फर्स्ट नाइट 7 मई को जो है ये आभास हो गया था कुछ हुआ है, क्या हुआ है नहीं पता, ठीक है। बट ये कन्फर्मेशन मुझे 20 मई को हो गया था जब मैं जम्मू में रिपोर्ट किया था कि भाई लड़ाई लग गई है। आप ये बताओ, जब आपने बचपन से जिस चीज़ को जी रहे हो और वो थाल में सज के आपके पास आए, तो आप क्या करोगे? दौड़ पड़ोगे। ये मेरे साथ होगा। साला बंदूक लेकर के सपने देखता था, आज लड़ाई का लड़ने का मौका आ गया। बस ये था पागलपन, जल्दी से कैसे पहुंच जाए, जल्दी से पहुंचो। अभी तो इतना माहौल ठीक है, आज 2 दिन में कानवाई जाती है। उस दिन सुबह 4 बजे बैठा करके शाम को 4 बजे श्रीनगर, सुबह पहुंच गए। अगले दिन श्रीनगर, 21 को श्रीनगर, 22 को पलटन में, और फिर यूनिट के साथ लगातार वहाँ पे लगे। तो वो जो चीज़ थी, वो एक इन्वायरमेंट, वो हमारी अपनी मौत को जो है, अपनी जान के डर को ख़त्म कर देता। जो है दोस्त है, जो साथी है, साथी है, पलटा है। ठीक है। आपका साथी, आपकी राइफल, यही है सबके पे। इससे बड़ा साथी कोई नहीं हो सकता। तो उसी को लेकर के फिर टाइगर हिल के ऊपर 12 जून को आपने बताया कि पहली हमें जीत मिली, जो कि टोलोलिंग की थी। जी। फिर उसके बाद वहाँ से जीत उसके बाद नीचे आए तो इक्विपमेंट, वेपन्स जी हम का, इसका मेंटेनेंस का टाइम, रिफ्रेश करना था आपको। और अभी रिफ्रेशमेंट और इनका चल रहा था मेंटेनेंस, तभी हमें आदेश मिला टाइगर हिल को कैप्चर करने का। तो टाइगर हिल की तैयारी तो जब टोलोलिंग की कैप्चर हुई तो आप उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे? हाँ, लेकिन मैं उस समय फाइटिंग पोर्टर्स में था। फाइटिंग पोर्टर्स? हाँ, फाइटिंग पोर्टर्स जो फॉरवर्ड ट्रूप्स के लिए सामान पहुंचाते हैं, सप्लाई देते हैं। मतलब अभी आप खाना खिला रहे थे और उनको सामान दे रहे थे,
अब आपको लड़ाई लड़नी थी। अब लड़ना था। अभी हम कई बार ये ना होता कि हम हमारे अंदर जो हम कोर्स करते हैं टेक्निक जो सब कुछ योग्यताएं आ जाती हैं, फिर लगता है हम एक सपने देखते हैं यार मेरा इतना बड़ा ऑफिस होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन जब एक्चुअल ग्राउंड में वहाँ पहुँचते हैं तो जब देखते हैं यार छोटा सा टेबल है यार, मैं क्या है, मुझे भी लगा यार मैं तो लड़ने आया था, यहाँ पे तो लड़ने आया पोर्टर था, बना मेरे दिया। को तो पोटा बना दिया। लेकिन काम, हर एक काम छोटा नहीं होता, हमारी सोच छोटी होती है। उसी काम से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। वो 15 जवानों की टीम थी हमारी। सुबह 5:30 बजे सामान उठाते थे, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुँचते थे। 5:30 से लेकर 2:30 तक चल रहे होते थे। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। 100 मीटर चला बड़ा मुश्किल होता था, 10 कदम चले रुक गए, 10 कदम तो चले आप रुक गए। 21 घंटे चल रहे थे, हाँ खाने के साथ और सबके हाँ, साथ। सब कुछ साथ। 25 से 30 किलो वजन होता था साथ में। ठीक है, ऊपर से पाकिस्तानी आर्टिलरी के गोले आ रहे हैं, मोटर रस आ रहे हैं, फायर आ रहा है, इन सब से बचते बचाते हुए जाते थे। फिर एक दिन बैठ करके जब हम देख सोच रहे यार देखो जो फॉरवर्ड में बैठा है उसको पता है दुश्मन सामने, हमें पता नहीं किस तरफ है। तो ये फाइटिंग पोर्ट्रेस कम के ये बहुत हार्ड काम है। और वो जो जवान ऊपर बैठा है ना, वो मेरी बदौलत बैठा है। अगर मैं उसको टाइम से अम्युनिशंस राशंस नहीं दूंगा तो वो कैसे फायर करेगा। वो हिम्मत देता था। तो हम 22 दिन जो हम 2-3 जवान ऐसे थे जो रात भर ना सोते थे ना खाते थे ना, उस काम से हमारी पहचान बनी। तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बड़े स्ट्रेंथ वाले हैं। इनको घातक प्लेटून कमांडो टीम में शामिल कर, घातक तब मुझे प्लेटून। उस घातक प्लेटून मिली। और घातक प्लेटून को सबसे पहले टाइगर हिल के ऊपर हमला करना था। तो उसमें नए और पुराने जवानों का मिश्रण करके हो, जोश भी चाहिए, जुनून भी चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो तब आपको सपने के पास और ले गया यस, कि अब मेरे को, अब मेरा जो है सपना पूर्ण अब मैं हो। फायर करूँगा। तो हमारा उस समय टीम लीडर, नए ऑफिसर आए थे, एक लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उनको टीम लीडर थे हमारे। तो 1-2 दिन रिहर्सल का समय मिला, आखिरकार फिर हमें आदेश दे दिया चलो हमला करना। हाइट ज़्यादा थी तो दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज़्यादा था, दूर तक देख सकता था, तो दूर तक मार भी सकता था। इसलिए रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से हमने 2 रात और 1 दिन का सफ़र तय किया। और तीसरी रात का तो वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य था, शायद वो कल की ही बात है। सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। वो जैसे लक्ष्य मूवी में दिखाया हुआ। हाँ, तो सर रस्सियों के सारे चढ़ने लगे, पत्थर गिरने लगे, हमारी भी आवाज़ होने लगी। दोनों तरफ उनके बंकर, हमें तो अंधेरे से नहीं दिखाई दिया, लेकिन उनको पता चल गया, आभास हो गया कि इंडियन आर्मी हमारे नज़दीक आ गई। ऐसे फायर खोल दिया। फायर खोल दिया। जो 21 जवानों की टीम थी उसका रास्ता कट ऑफ हो गया और केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। तो 14 जवान नीचे रह गए, रास्ता कट ऑफ हो गया। क्यों? रास्ता बिकॉज ऑफ फायरिंग। फायरिंग इतनी हैवी फायर थी कि वो इतना 14 हैवी वाले ऊपर नहीं आ नहीं सकते चढ़ थे। सकता सर। कोई ऐसे रास्ते तो थे नहीं, रोड तो थे नहीं है कि भाई उसमें रस्सियों से चढ़ना। पहाड़ी चढ़ रहे हो। ऊपर चढ़े तो 6 से 7-8 मीटर का प्लेन स्पेस, फिर सामने दुश्मन के बंकर। अच्छा, तो ऊपर हिल टॉप पे प्लेन स्पेस होता है। होता है ना, जैसे एक पहाड़ ये हो गया, फिर ऐसे ज़मीन जी जैसे होती है जी जी। सामने। फिर हमने 7 जवानों आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतारा। अब फर्स्ट लाइट हो गई थी, सुबह उजाला होने लगा। टॉप वहाँ से 50-60 मीटर रहा। टॉप पर तो उनका बहुत भारी डिप्लॉयमेंट था। अब नीचे से फायर चल रहा है 50-60 मीटर, पता चली जाता है यार फौज आ गई, दुश्मन आ गया। एक्शन हो गया। उनके लिए तो दुश्मन थे। करेक्ट। तो हमने एकदम से दौड़ करके भागे और भाग करके उनकी डेड बॉडी निकाल करके बाहर फेंकी। उनके जो बंकर्स थे, जो पोस्ट थे, उनको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन किया, फिर फायर करने लगे। 5 घंटे फायर हुआ हमारा। 5 घंटे। 5 घंटे लड़े। और 5 घंटे लड़ते लड़ते जो हम फिल्मों में देखते हैं कि गर्दन कटती है, धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया है।
मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और मेरा साथी मेरे ठीक सामने बैठा था, मेरी नाक से खून की धारा बह रही थी। वो साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल के बाहर। आपने वो देखा उसका सर? हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। हाथ क्या? ऐसे हाथ पकड़ा उसका, मैं कहा सर क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे लेट के पीछे की तरफ। इससे बगल में मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था। मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लग। क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। क्या? बस क्या बोल पाया वो। उसको सीने में गोली लगी और ऐसे मेरी गोद में लेटी। तो इस साथ में से ये दो तो चले गए, तो तीन। एक साथ दोनों साथी शहीद। एक पीछे से दौड़ करके, जो साथी साइड में थे, दौड़ करके आया हेल्प के लिए। बस एकदम से वहाँ पे बम गिरता है कि यहाँ से गर्दन कट करके दूर जा करके गिरते। आपका साथी दौड़ के आया, बॉम्ब गिरा, गर्दन। चारों तरफ खून ही खून। मैं देख रहा हूँ पड़ा हुआ कि इस धड़ पे सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी। वो धड़ 2 कदम तक ऐसे चला, फिर एकदम जमीन पे गिरा। एक और भाग करके दौड़ करके आया, एक और बम वहाँ पर गिरा, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। ऐसे करके एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद हो। उनको लगा कि सब मर गए। फिर अपने साथियों को, इनका एक कमांडर था जो बिल्कुल नज़दीक हमारे, उनकी फ़ौज आकर के चारों तरफ से हमको घेर लिया। मैंने बोला ज़रा इनको चेक तो करो, इनमें से कोई ज़िंदा तो नहीं बच गया। पाकिस्तान के जवान हमारे जवान की बॉडियों में गोलियां मारते थे तो बॉडियां उछलती थी। उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछलते देखा मैंने, बगल वाले को। तो मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोली मारी, पैर में गोली मारी। मैं देख रहा हूँ धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उन्होंने आपको गोलियां मारी और आपने कुछ नहीं बोला? उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं कितनी है। गोलियां मारी उस टाइम पे? 3 4 4 राउंड ब्रस्ट मारते थे। तो मैं देख धुआं ही निकल रहा था, इतना देखा था धुआं निकल रहा है। और आपने उफ तक नहीं की? नहीं। फिर वो जब उन्होंने, फिर उनको लगा अब कोई भी जिंदा नहीं है, फिर तो उन्होंने अमानवीय क्रूरताएं करनी। फिर हमारे पत्थर मारने लगे, बुट की ठोकरें मारने लगे। आप पे पत्थर मारने लगे? सभी पे, सभी बॉडियों में पत्थर। उनके चेक लिए तो हम करने के बॉडी लिए? थे ना। चेक करने के लिए कि तो वो भी बहुत देर तक चला। मैं सब कुछ पड़ा सहता रहा, चुपचाप पड़ा रहा। फिर लास्ट में उनका जो कमांडर था, जहाँ से हम रात को चले थे, वहाँ एमएमजी पोस्ट था। मीडियम मशीन गन। हाँ, तो उस मीडियम मशीन गन पोस्ट के ऊपर हमला करने के लिए टाइगर हिल के बगल में मस्को वैली थी, जहाँ उनका बेस कैंप। उसने बेस कैंप को मैसेज दिया, नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला करो। और इतनी आर्टिलरी बात फायर? नहीं, हाँ नहीं, फिजिकल हमला। अरे फिजिकल? मुझे लगा यार आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी उन शब्दों को सुनकर के। तब उस ईश्वर से, उस परमात्मा से बस इतनी अरदास, इतनी प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख दे, मैं अपने साथियों तक जा सकूं, उनकी ज़िंदगी बचा सकूं। लेकिन जाऊं कहाँ, चारों तरफ तो मौत खड़ी है। सर फिर वो दोबारा से गोली मारने लगे। फिर उसने बोला इनके हथियार उठाओ। तो एक बंदा आकर के गोली मार रहा है, एक हथियार उठा रहा। जब वो नज़दीक आया तब कमिटमेंट किया मैंने, अगर इसने सर और सिर में गोली नहीं मारी ना, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ले जाओ काट करके, उफ तक नहीं करूँगा और जिंदा रहूँगा। और वही कमिटमेंट था कि आज मैं बैठा हूँ। आया आते ही फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी। 2 कदम चला वो, एकदम से रुका। उसके रुकते ही मुझे लगा कि यार इसको पता चल गया मैं जिंदा हूँ। अभी मन के अंदर विचार थे, तब तक तो वापस मुड़ गया। मुड़ते उसने राइफल ऐसे सीने की तरफ करी, हल्की आंखें ऐसे खोली थी, ऐसे देख रहा था। तब लगा यार अब नहीं बचेगा। लेकिन सच, आप देख रहे थे कि उसने हाँ, राइफल आप पे पता नहीं हुई? सच में कि इस देश को भारत माँ बोलते हैं,
ये मिट्टी कंकड़ वाली ज़मीन नहीं है। सजीव है माँ भारती, अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा कि उसके बेटों ने जो वीरता, शौर्य, पराक्रम दिखाते, जो बलिदान दिया है, उसको मैं देश और दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी तो उसने गोली चलाई, तो यहाँ पे सीने की तरफ चला, यहाँ पे पर्स रखा था क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते। तो उस पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे। शायद माँ भारती ने, उस परमात्मा ने उनको इकट्ठा कर दिया होगा। गोली चली तो जा कर के उस सिक्कों पे लगी, रिकोचिट हुई, गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से लगा, मर गया। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, मुझे नहीं मालूम, मेरा हथियार उठा करके जब जा रहा होगा तब उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब एकदम से चेतना आई, तब लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर्मन से आवाज़ है कि योगेंद्र अब नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। कॉन्फिडेंस आ गया कि यार यहाँ तक देख लिया, अब तो मैं आगे बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा। फिर ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड निकाल के उसके ऊपर फेंका, तो उस ग्रेनेड से जो वेपन उठा करके पाकिस्तान का जवान, उसका सर उड़ा, वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। उसका सर ग्रेनेड जो आपने फेंका था उससे फटा और सिर आप पे आके गिरा। हाँ, उसके धमाके से, धमाका भी तो होता है, करेक्ट। उस धमाके जो पाकिस्तान के जवान थे उनमें वो खलबली, सचेत हुए। इनमें से कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। वो मौका था मेरे पास, मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला नहीं, इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। आप देख सकते थे अपनी हड्डी। हाँ, ये तो हिला ही नहीं, ये बिल्कुल खाल चमड़ी चमड़ी थी, हड्डी थी नहीं, कंधा हिला सिर्फ। तब लगा कट गया हाथ। तो फिर एक हाथ से ऐसे पलटा खाया, ऐसे पलटी मारा, फिर फायर किया। जब उनके 3-4 पाकिस्तानियों को मारा, फिर ऐसे पलटा खाया, दूसरे पत्थर से फायर किया, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से फायरिंग किया। तब उनको लगा कि नहीं अकेला नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। तो आप तो मूव कर पा रहे थे, मतलब पलटा खा रहे थे ऐसे टर्न करके टर्न करके। तो यहाँ से फायरिंग किया, ऐसे पलटा मारते दूसरे जगह, तो उनको ये लगा कि नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। बेसिकली आप उन्हें चकमा दे रहे थे कि पोजीशंस हाँ बदल रही हैं फायरिंग की। हाँ। तो उस अलग अलग फायर करने से उनको लगा कि नीचे से रिइंफोर्समेंट आई। फिर वो भाग खड़े हुए, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मैं खिसटता रेंगता फायर करता हुआ 3-4 मीटर तक गया, बस आगे 3-4 मीटर जाने के बाद देख रहा हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, वेपन की डिप्लॉयमेंट, सब कुछ नज़र आ रही है, पूरा बंदोबस्त। और वो भागते हुए नज़र आ रहे। बस बहुत देर देखता रहा, पड़ा रहा वहाँ पे, बेबस था, लाचार था, कर भी क्या सकता, लेकिन हताश और निराश नहीं हुआ था। हड्डी आपस में टकराने लगी था, सहनीय पीड़ा होने लगी। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया। किसको उठाया आपने? हाथ को, हाथ तो फ्री है, जब हड्डी नहीं होगी तो क्या होगा इसमें? सर कल्पना नहीं कर सकता, पर मतलब मैं समझने की वही कोशिश कर ठीक रहा है, हूँ। तो आपने इसको ऐसे पीछे ऐसे कर उठा करके पीछे फेंका, बेल्ट में दिया, जैसे फंसाया। एक लटकी हुई स्लीव होती है। यस, बेल्ट में फंसा लिया, क्योंकि हिलेगा नहीं तो दर्द नहीं होगा। फिर पागलपन छाया, बोला योगेंद्र नीचे चल, साथियों को बचाना। हिम्मत टूटने लगी थी, फिर हिम्मत को धीरे धीरे बटोरा, धीरे धीरे खिसटता, चल तो सकता नहीं था, पूरी पैर का मसल्स निकल गया था, इस हाथ का हड्डी निकल गया था। तो नीचे कैसे आओगे आप? ऐसे रेंगता हुआ वहाँ तक पहुँचा जहाँ पर मेरे साथी शहीद हो रखे थे। फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। देखा आकर के, किसी का ये सर फटा हुआ बाहर था, किसी की गर्दन कटी हुई थी। बहुत देर रोया बैठ करके, बहुत देर। ये 19 साल का लड़का, 2.5 साल की सर्विस, ये भी पता नहीं था ये पगड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है। रोता रहा मैं, बस बहुत देर रोया। रोना कोई कायरता भी नहीं है, रोना भी एक थेरेपी है, और रोने से हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। हम हैं क्या ये हमको ही नहीं पता। हमें लगता है कि ये बॉडी, ये शरीर ही हम तो एक सोल है, एक आत्मा है। ये बॉडी, ये शरीर तो इस धरती पर कुछ काम करने के लिए दिया है। तो मैं रोता हुआ जब अपने आप से कनेक्ट हुआ, तो अपनी सोल से कनेक्ट हुआ,
और सोल तो परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु का अंश है। जैसे अपने सोल से कनेक्ट हुआ तो परमात्मा से कनेक्ट हुआ, और परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो शायद उस सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हो गया होगा। तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। फिर उस दिव्य ध्वनि से, उस पहाड़ी से ऐसे रोल करता हुआ नाले से घिसटता एकदम से नीचे आया। एकदम से गड्ढा आ गया नाले में, ऐसे पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब माइंड दिमाग घुमा, यार तो पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया। नीचे देखा तो मुझे मेरे साथी नजर आए, को आवाज़ दिया, वहाँ से मुझे उठा करके लेके गए। कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दी, एक लड़का बच करके आया, इस तरह से बता रहा है। मैं उनको कह रहा, सर पोस्ट बचा लो। बस एक पागलपना था अब उस टाइम पे, सर पोस्ट बचा लो सब। क्योंकि आपने वो सुना था कि मशको वैली में वो लोग अटैक। हाँ सर, पोस्ट को बचा लो, आपके ऊपर हमला होने, ऊपर वाले सब खत्म। दिन का 1:30-2 बज रहा था। फर्स्ट एड दिया, सीओ ने बोला इसको जल्दी से मेरे पास पहुंचाओ। पहाड़ों पे चढ़ना आसान है, उतरना बहुत मुश्किल है, वो भी कैजुअलिटी को लेकर। करेक्ट। और जो फॉरवर्ड ट्रूप्स होता है उसके पास कोई साधन संसाधन तो होगा नहीं जिसके ऊपर लिटा करके बिठा कर। जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। 4-5 घंटे लगे होंगे नीचे उतरने में। शाम हो गई थी, अंधेरा होने वाला था। इतना लहू बह गया था, दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। फिर जब उनके पास पहुंचा, उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूँ? मैं कहा नहीं सर, आवाज़ सुनाई दे रही है। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मगर जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो उन्होंने अपने टेंट के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मगर साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। झपान हटने लगी थी, होठ चिपकने लगे थे। बोला पानी नहीं मिलेगा। शायद डॉक्टर ने सुन लिया होगा, डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया। ये बोला पानी नहीं दे रहा। थोड़ा सा ग्लूकोज पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। फिर बोला बेटा कुछ बता सकता है? मैं कहा हाँ साहब बता सकता हूँ। तब उनका ऊपर का तमाम घटनाक्रम, तमाम इन्फॉर्मेशन जो थी वो सब कुछ बताया। बताते बताते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। उसके बाद होश आपको? 3 दिन के बाद आया। कहाँ पे थे तो आप? जब मैं 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में, तो वहीं देखा ऊपर पंखा चल रहा है। फिर पता चला 92 बेस हॉस्पिटल में। तो वहीं पर मुझे सूचना मिली, उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था। फिर सीज फायर हो गया और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। अब कहानी पलट चुकी अब थी। कहानी पलट गई थी और फिर सीज फायर हो गया। और सीज फायर होने का क्योंकि हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी ने कराची बंदरगाह घेर लिया था। पूरा घेर लिया हुआ था। तो इनका पूरा फ्यूल टैंक उड़ा दिया था। इनके पास 1 हफ्ते का मुश्किल से फ्यूल टैंक बचा था। तब ये भागे गए थे बिल यूएस। क्लिंटन के पास, अमेरिका गए कि बोला हम तुम बर्मा मर जाएंगे, ठीक है। तब इन्होंने फायर बंद किया, तब सीज फायर हुआ। और फिर लास्ट 26 जुलाई हमारा विजय का प्रतीक कारगिल युद्ध का। मुझे तो यहाँ दिल्ली रेफ़र कर दिया बेस हॉस्पिटल में, 16 महीने यहाँ रहा और फिर वापस भारतीय सेना में गया। 25 साल भारतीय सेना में सेवा किया। अभी 3-3.25 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूँ। इसलिए देश के कोने कोने में जा कर के देश के युवाओं में एक सकारात्मक सोच को बढ़ाने की, उनको मैं अंदर पैदा करने की चेष्टा कर रहा हूँ, ताकि वो इस जीवन को सच में समझ सकें, इस राष्ट्र को समझ सकें और इस राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। अपनी धरती पर आने का मकसद पहचान, पर्पज ऑफ लाइफ से उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी पिछले 2-3 साल में 3-4 लाख स्टूडेंटों से संवाद किया है। और अच्छी बात यह है कि बच्चों ने उस चीज़ को समझा और अपनी लाइफ को चेंज किया और अपनी लाइफ में नए बदलाव से अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से उन्होंने जीने की कोशिश कर रहे हैं। सर हमने इतनी बात की, ये जंग की बात की, आपने फाइनली टाइगर हिल कैप्चर कर लिया, आपके और आपकी पलटन ने। पर एक बात बताओ, ये पागलपन कह लो, जुनून कह लो, देश प्रेम कह लो, ये कल्टीवेट कैसे करें, इसको हम जगाएं कैसे? क्योंकि टाइगर हिल एक टर्निंग पॉइंट था।
और मैं उस एरिया में गया हूँ। मैंने टाइगर हिल देखी है, पर मेरे को एक कन्फ्यूजन था कि रेंज और पॉइंट का। तो नो डाउट वो सबसे नुकीली पहाड़ है। बल्कि जब आप टोलोलिंग की तरफ देख रहे हैं, तो लेफ्ट में जो सबसे बिल्कुल। नुकीली चोटी है, वो टाइगर हिल है। और टोलोलिंग तो आपको हाईवे द्रास मेमोरियल के जस्ट पीछे है। तो वहाँ आपने तिरंगा लहराया, और आप लोग वहाँ पे किस जज़्बे से लड़ रहे हैं, और देश के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ पे मेरे जैसों को कइयों को अनुभव हुआ होगा कि उनके लिए ये उतनी बड़ी बात नहीं थी। तब भी इतना मोटिवेटेड रह के ये कैसी ट्रेनिंग, ये बीज कैसे बोया जाए बिल्कुल सर, देखिए नेशनलिज्म का? फौज और जब कोई लड़ाई लड़ रही होती है, अ, उसका महत्व उसका महत्व या तो उसके परिवार वाले समझ सकते हैं, या वो भूतपूर्व सैनिक हो सकते हैं जो सेना से जुड़ा, जिनका लगाव हुआ, या जिन्होंने कोई इस तरह की जीवन में कोई ट्रेनिंग की होगी, जैसे एनसीसी किया होगा या स्काउट किया होगा या एनएसएस कोई कैंप किए होंगे, या कोई और ऐसी जीवन में उसके ऊपर ऐसी मुसीबत आई होगी और फौज ने उसकी उस मुसीबत में सहायता की होगी, तब फौज को उसके महत्व को समझते हैं। जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस का कभी ना तो कभी राष्ट्र के लिए उन्होंने एनसीसी किया है, ना कभी कुछ किया है, सिर्फ उन्होंने एक सिविल जन्म लिया, अपने एक नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर में एसी से सो रहे हैं, उनको क्या मतलब है, उनको क्यों सोचेंगे वो, तो सर, क्योंकि आप वो लोगों के सब अंदर सोचेंगे नहीं है। बट आपके अंदर ये भावना कैसे आई? और हाँ, मतलब जो भी वहाँ पे आपके साथी थे, हाँ, आप चलिए, आप तो आर्मी बैकग्राउंड से आते, आपके पिताजी आर्मी में थे, हर कोई तो ऐसा नहीं होता। हाँ, लोग अलग-अलग हाँ, बैकग्राउंड से वहाँ पे जाते हैं। लेकिन ये चीज़ अंदर जाना, बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत आप कोई जरूरी। सैलरी के लिए तो लड़ रहे नहीं रहे। मेरे को हाँ, याद है, मेरी कुछ साल पहले की बात है ये, किसी से ये भी बात हुई थी, और मेरे को बात बहुत चुभी थी कि किसी ने बोला कि वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि दे आर पेड फॉर दैट। और उम, मैं अगर किसी को उसमें काउंटर करूँ कि मैं तुम्हारे सामने इतनी सैलरी रखता हूँ और तुम जाओ, जाके लड़ लो, तो मैं पूरी इस बात की श्योरिटी से कह सकता हूँ कि कोई ऐसा नहीं करेगा। तो वो तो बात, मेरे को इस बात का संदेह नहीं है, बट ये सोच भी है। देखिए तो हर एक व्यक्ति आप की लोगों में जुनून कैसे आता है? देखिए अपने अपनी अपनी जो सोच है ना, हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है, और उस सोच के हिसाब से ही अभी कुछ लोगों ने कहा नहीं था, अरे फौजी हैं तो मरने के लिए तो है। हाँ, पर उनकी सोच को मैं बताना चाहता हूँ, फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी मारने के लिए होता है। और ये मारने की जो है स्थिति कहाँ से आती है, क्यों इसके अंदर इतनी भक्ति और राष्ट्र प्रेम जाग, क्योंकि ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग उसके अंदर वो गुणों को पैदा कर देती है कि उसको सिर्फ राष्ट्र दिखता है। अगर हम सच में अपने राष्ट्र को और ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो मैंने तो जो है अपने शीर्ष लीडर के सामने भी ये कहा है कि सर, हमारे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज 6 क्लास से लेकर के और ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट कंपलसरी और मार्केबल होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब वो कैंप करेंगे, सिविल में जाएंगे, कोई कठिनाई आएगी, सारा टेंट में सोना पड़ेगा, कभी खाना भी बनाना पड़ेगा, ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, अपनी सुरक्षा का एहसास होगा, तब उनके अंदर एक कई चीजें बढ़ेंगी, जो एक दोस्ताना है ना, एक फ्रेंडशिप जो है उसमें एक आत्मिक प्रेम बढ़ता है। ठीक है, और वो ऐसे दोस्त बन जाते हैं जिसके लिए नौछावर होने को तैयार हो जाते हैं। फिर उनको राष्ट्र के प्रति लगाव भी होगा, राष्ट्र प्रेम भी होगा। जैसे आज लोग राष्ट्रगान होता है, चलते चलते रहते हैं, खड़े होने में बड़ी शर्म होती है। जब भारत माँ की जो है नारे लगाने की नहीं बात होती है, कोई नारा लगाता है तो क्या वो लगा रहा है लेकिन दिल से नहीं, कोई एहसान कर रहा है, नहीं यार, ये चीजें फोर्सफुली नहीं हो सकती,
फोर्सफुली कोई भी काम करोगे फोर्स से, वो कुछ देर के बाद होगा, फिर खत्म हो जाएगा। अगर उसको आप कंटिन्यूटी करने चाहते हैं, दिल से करोगे, तो वो हमेशा निरंतर रहेगा। एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम में। जब हम छोटे थे सर, आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त को प्रभात फेरी निकालते थे हम, टीचर साथ में होते थे, बड़ा झंडा लेकर के, ये हमारा विश्व तिरंगा है, पीछे पीछे पूरे राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हुए पूरे बच्चे गांवों में घूमते थे। आज 15 अगस्त 26 जनवरी छुट्टी होती है स्कूलों की, पिकनिक डे है। उनको क्या पता ये जो परेड जो चल रही है, 26 जनवरी की जो परेड है, 15 अगस्त जो है, ये क्यों मनाए जाते हैं? अरे हमारे लोगों ने जो ना इतना लहू बहाया है, कितनी माओ ने अपनी कोख को इस राष्ट्र पर कुर्बान किया, कितनी बहनों ने अपनी राखी को कुर्बान किया है, कितनी वीरांगनाओं ने मांग के सिंदूर को इस राष्ट्र पर कुर्बान कर दिया। तब जाकर इस आजादी की सांस में हम जी रहे हैं। तब जाकर के आज हम ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जहां पर हमें एक स्वतंत्रता के सारे अधिकार मिले हैं। क्या कभी उनके बारे में नहीं जानना चाहिए, बताना नहीं चाहिए? हम किस तरफ जा रहे हैं? तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे पेरेंटिंग, इनमें जो ना शामिल हो, ताकि हम अपने बच्चों को अपने, देखिए कोई चीज ऐसी होती है ना, अगर हम उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगी। पहले जो बुजुर्ग होते थे ना, वो अपने जीवन के सारे अनुभवों को अपने बच्चों में को कहानी के रूप में सुनाते थे। आज कौन सा ऐसा पेरेंट्स है जिसको, जो अपने शाम को सोते समय अपने बच्चों से अपने जीवन के एक्सपीरियंस शेयर करता हो? क्योंकि पेरेंट्स के पास तो टाइम ही नहीं। मम्मी पापा दोनों जॉब कर रहे हैं, वो बेचारा जा रहा है, और उनकी भी मजबूरी है कि महंगाई इतनी है, एक आदमी से घर नहीं चलता, सबको शहर में रहना है। हम कहाँ जा रहे हैं? किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? पैसा डेवलपमेंट नहीं है, ये बच्चे ना हमारे, ये डेवलपमेंट। अगर इसमें शिक्षा संस्कार होगा, इसमें राष्ट्रभक्ति राष्ट्र प्रेम होगा, एक माँ बाप को भी गर्व होगा, एक राष्ट्र को भी गर्व होगा, वो अभिमान स्वाभिमान जगाना होगा। तो ये हम बचपन से इसको और कंपलसरी करें। तो आज कोई एनसीसी में बोलता भी है ना, बोला भाई एनसीसी ले ले, मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया। क्यों कर दिया? अरे टाइम बर्बाद होता है, पढ़ाई क्या करेगा ये, नंबर कम आएंगे, नंबर जिंदगी है क्या? न तुम मोबाइल, तो मोबाइल देखेगा अब तो मोबाइल आ गया, तुम एनसीसी नहीं भेजोगे, मोबाइल पर देखेगा वो। और फिर यही माँ बाप के बोलते हैं, बोले बच्चे का बिहेवियर ठीक नहीं है। भाई बिहेवियर चेंज करने के लिए आपको इन चीजों में अपने बच्चों को डालना पड़ेगा, तब इनका बिहेवियर भी चेंज होगा, इनका करेक्टर भी चेंज होगा, इनके अंदर अलग थॉट्स पैदा होंगे, तब जाकर के ये बातें बन सकती हैं, जब हम कर सकते हैं। सर एक चीज़ मेरे को पूछनी थी, आपने बताया कि आप लड़ते हो शादी के लिए, शादी का प्रेम सबसे ज़्यादा होता है, जब शादी चला जाता है, मतलब आप उनके साथ सारा टाइम निकाल रहे हो, अब वो चला गया, दो चीज़ें इसमें पूछनी थी कि उसके बाद भी जंग लड़ने का क्या मोटिवेशन बचा, क्योंकि साथी तो उसका चला गया, बदला लेना, उसका बदला लेना, तो और जोश आ जाता है, और जो साथ गुस्सा जोश सब है है। यस, कि अब नहीं छोड़ूंगा। अब नहीं छोड़ना, इसका बदला लेना है मुझे। ये बदले की भावना यही जोश और जुनून पैदा करती है। सर उसके बाद जब घर जाते हो हम्म, और उसके घर में मैसेज देना होता है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करते हो? बहुत कठिन होता क्योंकि है। बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, तो वाइफ हो, ऐसी वैसे, कोई स्थिति में आए हाँ, आप और आपने नहीं कैसे? मैं नहीं आया हूँ, मैं नहीं आया हूँ, मेरा नहीं आ पाया। और ये पुलिस फौज, लोकल पुलिस को भेजते हैं या लोकल अथॉरिटी का साथ लेते हैं, फिर किसी न किसी को उनके बुजुर्गों को खास करके सूचित किया जाता है कि बोला आपका बेटा ने इतनी बहादुरी दिखाई। इतना ही बोलना बहुत होता है उस माँ बाप के लिए।
क्योंकि मैं जानता हूँ जिसके बेटे जो ना सरहदों पर लड़ाई लड़ रहे होते हैं, उनके घरों में खाना नहीं बनता, आंखों में नींद नहीं होती है। उतने में समझ आता। उतने में समझ आते हैं। फिर उनके बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, कैसे लड़ा, क्या, कहाँ लगी गोली, बहुत कठिन चीजें होती हैं। सर बॉडी जिस हालत में वापस आती है, जो शव वापस आते हैं, क्या वो दिखाने की या देखने की हिम्मत होती है लोगों में? नहीं, दिखाना तो पड़ता है, दिखाना तो पड़ता है। और दिखाने से ही एक जो परिवार है उसको एक सांत्वना भी आती है, उसकी कम से कम लास्ट दर्शन तो कर रहा है, देख तो रहा है। सर आप आर्मी से सेवा, जब आपको परमवीर चक्र मिला, उसके बाद आपकी आर्मी की लाइफ कैसे बदली? लोगों का दृष्टिकोण आपकी तरफ कैसे बदला? फिर बाद में आप रिटायर हुए, बाहर की लाइफ में आपने कैसे एडजस्ट किया? बाहर लोग कैसे देखते हैं? बाहर लोगों की पेट्रियोटिज्म की क्या डेफिनेशन है? कितना फर्क दिखता है आपको? देखिए, सिविल और फौज में दोनों में बड़ा फर्क होता है। जब आप किसी अवार्ड से या आप कोई इतनी बड़ी उपलब्धि से सम्मानित हो जाते हैं, तो हर एक इंसान का, चाहे वो सिविलियन से फौजी है, उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। यार इसके पास नॉलेज भी होगी, इसके पास ये भी होगा, इसके पास ये भी होगा। मैं तो 10वीं पास था, मुझे जैसे आज मैं बैठ करके बोल पा रहा हूँ, मैं तो कभी स्कूल में क्लास में खड़ा होकर नहीं बोला। लोगों को उम्मीद होती थी, बोला यार ये तो हमें बताएगा, कारगिल का दास्तान बताएगा। जो स्टेज फेयर था बहुत ज्यादा था। फिर क्यों था इसको समझा मैं, यार इसलिए क्योंकि तेरे पास शब्द ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, बताएगा क्या। तो फिर अपने आप को अपडेट किया, एजुकेशन बढ़ाई, 10th किया, 12th किया, बीए किया, बीएड किया, आर्मी के कोर्स किए, फिर पब्लिक डीलिंग शुरू किया, पब्लिक में जाना, स्कूल्स में, कॉलेज में, बच्चों से बात करना, और धीरे धीरे फिर इस चीज़ को, क्योंकि जितनी आपके पास नॉलेज, जितना आपके पास बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये जो उपलब्धियां होती है ना, ये गुरूर नहीं होता, ये फल होता है आपके कर्मों का। और आप एक वृक्ष हैं, और फलदार वृक्ष का मतलब झुका हुआ, संयमित, एक सरल स्वभाव, जिससे आप, कोई भी व्यक्ति आपके फल को तोड़ करके खा सके, आपके जैसा बन सके। खजूर ना बनना जिसमें कोई चढ़ ही नहीं पाए, लेकिन इतना भी नहीं झुकना कि फल कीचड़ में लग जाए, फिर भी कोई नहीं खा पाएगा। इसलिए यही उस समय जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, उसने एक ही चीज कही, जीवन में कभी अहंकार मत लाना, नहीं, उस अहंकार को ठोकरों पे रखना। तो वही चीज हर एक इंसान को रखनी चाहिए। तो फौज में देखिए, एक लड़ाई का काम था, वो खत्म, अब तो काम तो दूसरा। जी। तो फिर सीखा, काम सीखा, जो भी काम रैंक के हिसाब से आता गया, उस काम को करता गया, सीखता गया, करता गया। ठीक है, फिर सिविल में आया रिटायरमेंट के बाद। तो फौज में रहते रहते एक स्पीकिंग की जो है वो आ गई। फिर अब यार मोटिवेशन करेंगे बच्चों को। तो अब फौज जो सिविल में जिनका जो जागरूक हैं, अवेयर हैं, जिनका राष्ट्र के प्रति थोड़ा सा लगाव होता है, उनको मालूम होता है यार ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, इसकी रेस्पेक्ट कितनी है, किसी को पता ही नहीं है। नहीं पता तो हम भी नहीं बताते। यहाँ देश के जो बड़े बड़े मंत्रालयों के सचिव हैं, वो एक सचिव मेरे से बोलता है ऐसे टेबल पे बैठ करके, सर ये पीवीसी का मतलब क्या है? मगर पीवीसी का मतलब प्लास्टिक पाइप कॉर्पोरेशन। ये सचिव आप बोल रहे हैं तो मतलब कोई यूपीएससी क्लियर किए हुए होंगे?
सचिव, बड़े पद पे होते हैं सचिव तो वो पूछ रहे हैं यूपीएससी। वो पूछ रहे हैं पीवीसी क्या है। हाँ ठीक है। तो तब थोड़ा लगा यार, क्या यार, जिस मंत्रालय से मैं ताल्लुकात रखता हूँ उसी मंत्रालय का मुख्य सचिव। वो पूछ रहा है कि पीवीसी क्या होता है। तो फिर तब यार इनको जो ना, मगर तब लगता है यार इनको फौज में जो ना 4-5 साल के लिए भेजा जाना चाहिए ताकि समझ में तो आए। तो रिस्पेक्ट सर, आप चाहते हो कि रिस्पेक्ट आपको मिले तो आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, चाहे आप फौज में हो, चाहे सिविल में हो, चाहे कहीं परिवार में भी हो। तो सर मेरा स्वभाव रिस्पेक्ट देने का है, तो सिविल से मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। जिसको नहीं पता है अपने धीरे से निकल जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पता तो इसकी क्या करते, पूछेगा तो बता देंगे, नहीं पूछेगा तो नहीं। तो ये हो जाता सर। सर 3 या 5 ऐसे ही आप लेसन्स बताइए जो आपने वॉर जोन में सीखे और जो आपको लगता है कि लाइफ में सबके लिए, क्योंकि मेंटली टफ होना बहुत ज़रूरी है, कैसे हुआ जाए, देखिए, क्योंकि आजकल हम लोग बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेंटल इलनेस बढ़ रही है। क्या वॉर जोन से आपने सीखा जो आपको लगता है कि लाइफ के हर पहलू पे आपके वो काम आया और जो आपको लगता है कि ये हर एक को करना चाहिए, लाइफ बेहतर हो आ, जाएगी। सबसे जरूरी है कि हमें अपने जीवन का एक सबसे पहले डिसिप्लिन, हर एक इंसान के लिए जरूरी है। डिसिप्लिन शब्द अपने आप में बहुत ब्रॉड है। इसमें आपका खाना भी है, नहाना भी है, पहनना भी है, सोना भी है, आपके चाल चलन भी है, ठीक है, आपकी कार्य की एक्टिविटी भी है। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट भी है, ये भी आपके डिसिप्लिन में आता है। तो अगर हमने जीवन में डिसिप्लिन सीख लिया तो ये डिसिप्लिन आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है, आत्मविश्वास पैदा करता है। और आत्मविश्वास जिस व्यक्ति के अंदर होगा, वो चाहे वॉर में हो, चाहे सिविल में हो, हर जगह अपनी जीत को भी सुनिश्चित कर लेगा और हारी हुई बाजी को जीत लेगा। डिसिप्लिन। दूसरी लीडरशिप, कि हम लीडर सब बनना चाहते हैं लेकिन लीडरशिप क्वालिटी का पता नहीं है। लीडर का मतलब ये नहीं होता कि लोगों को पीछे लेकर के चल देना, नहीं। लीडर का मतलब ये भी होता है कि आपके अंदर सर्वगुण संपन्न हो, आप अपने सबॉर्डिनेट को सिखा सकें, उनको कुछ बता सकें और उनको भी एक प्रशिक्षित तरीके से तैयार कर सकें ताकि आप भी ऐसे लीडर बने। ठीक है। तो ज्ञानी होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, ठीक है, उसमें मैनेजमेंट होना चाहिए, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव के गुण होने चाहिए। तो ये अगर गुण है तो वो गुण लड़ाई में थे ना, जो हमारा लीडर था वो हर समय हर अपने सबॉर्डिनेट को देख रहा था, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव भी दे रहा था, उसको समय समय पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षित भी कर रहा था, उसको वॉर की नॉलेज भी दे रहा था। जब मुझे पता है यार इसको किस तरह से सेट करना था, तभी तो मैं किसी को बता सकता हूँ। जी। और वॉर में जब मुझे बिना वॉर के भी जब मुझे मालूम नहीं है यार इसको कैसे तरह से लगाना है, किस तरह से इसमें तार लगेंगे, अब ये कह के चला गया मैं कर लेना भाई, अब उसने कैसा करा वो तो उसी के ऊपर निर्भर है ना, उसके ज्ञान के ऊपर निर्भर। अगर आप उसको बता के जाते अगले वाले के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है, सबॉर्डिनेट के अंदर अपने आप परसेप्शन बन जाता है मेरे लीडर को मालूम है। तो लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी आपके मैनेजमेंट को भी, आप चाहे घर में हो, घर में भी तो एक लीडर होता है, अगर सही लीडर है तो सही घर का मैनेजमेंट होगा। सभी लीडर बनोगे मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। लीडर एक होता है और वो लीडर में कि अगर उसने बोला है तो सब उसको माने, और तभी मानेंगे जब वो निपुण होगा।
तीसरा एक सहयोग की भावना कि हम एक ह्यूमन है। हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। किसी में किसी चीज की क्वालिटी होती है, किसी में कम होती है। तो मेरा ये दायित्व बनता है, अगर हम एक सिमिलर किसी वर्क काम को कर रहे हैं और मुझे कुछ ज्यादा पता होता है, उसको कम पता है, और वो बेचारा परेशान हो रहा है, ठीक है यार चल, अरे तू थोड़ा सा गलत कर रहा है, ऐसे कर ले। अगली बार वो व्यक्ति आपके लिए चाय भी लेके आ जाएगा, पानी भी लेके आ जाएगा, दोस्ती बढ़ जाएगी। बोले नहीं सर मुझे बताते हैं, सर मुझे सही गाइड करते हैं। इसमें क्या है कि अपनापन आ जाएगा, और जहां अपनापन आता है फिर स्पिरिट पैदा हो जाती है। तो ये हमें परिवार में भी चाहिए जी। अभी क्या होता है परिवार में, ईगो सिस्टम हो गया ना हमारा। अगर पति पत्नी दोनों जो ना जॉब वाले हैं ना, पत्नी ने अगर गलती से ये कह दिया राहुल एक गिलास पानी ला दे यार, तो राहुल नाराज होगा। राहुल तो नाराज हो जाएगा। क्यों? वो तो पुरुष प्रधान देश में रहने वाला है, और पुरुष सर्व वो होता है, ज्ञाता होता है, वो तो राजा होता है। पत्नी तो उसके लिए वो है, दासी है, वो ही लेके आएगी पानी। होगी ईगो हर्ट, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, घर टूटने शुरू हो गए। अपनापन बढ़ा। अगर वो राहुल ला करके एक गिलास, यार आज मैं आया, मुझे मालूम है यार दोनों की शक्ल एक जैसी है, ठीक है, मैं अगर ये गलती से चल ठीक है यार रेखा मैं पानी लेके आता, चल ले पानी पी ले, पानी पिला देना एक गिलास, वो अपने आप कह देगी बोला चाय में बनाती हूँ। मानवीय बिहेवियर जो व्यवहार है हम इससे दूर हो गए हैं। वो फौज सिखाती है, लड़ाई सिखाती है, सब ईगो खत्म हो चुके थे सब लड़ाई ego में। खत्म, सब सब जूनियर सीनियर सब खत्म है, सब खत्म। एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। एक उद्देश्य के लिए, हम एक उद्देश्य के लिए काम करेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारे फोकस और फोकस भी दूरदृष्टि से, ठीक है, दूरदृष्टि होनी चाहिए। दूरदृष्टि या के जीवन जी रहे हैं इसमें भी होनी चाहिए, फोकस इस जीवन का भी होना चाहिए। यार अल्टीमेट मुझे करना क्या, उस चीज को समझ के करेंगे तो हमें वहाँ फोकस है, पता है यार ऑब्जेक्टिव है यार मेरा, इसको फतेह करना। तो लड़ाई से बहुत सारे सबक सीखे जा सकते हैं, और सीखे सर मैंने जीवन में। सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सवाल तो मेरे पास अभी भी बहुत है, पर वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है, क्योंकि इसके लिए मैं आपके साथ एक एपिसोड फिर से करूँगा, बिल्कुल क्योंकि जो भी चीज़ें आपने आज सिखाई वो पहले मेरे को इम्प्लीमेंट करने दीजिए। और मैं चाहूँगा कि जो भी आपने राय दी, चाहे एजुकेशन सिस्टम को लेके हो, चाहे लीडरशिप को लेके हो, चाहे लाइफ की फ़िलॉसफी को हो, चाहे एनसीसी की ट्रेनिंग हो, इस सब पे जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो सुने और इसको जो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं करें, मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत अच्छा होगा। क्योंकि समवेयर ये चीज़ों की कमी और अभाव होता हुआ बहुत नज़र आ रहा है। अंत में मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, मेरे लिए आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आप यहाँ पे आए। और मेरा जो अपना सपना है, क्योंकि मैं बचपन में जब दूरदर्शन में प्रोग्राम देखता था परमवीर चक्र का, तो तब मैं सोचता था कि कभी किसी से मुलाकात होगी कि नहीं होगी, क्योंकि खुद जीतना या खुद पहनने का तो मेरे को मेरे भाग्य नहीं है, और मैंने कभी उस चीज़ की कोशिश भी नहीं की थी। पर आज मेरा वो सपना बिल्कुल पूरा हुआ, और इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, आप थैंक यू शो पे आए। एंड उम्मीद करता हूँ ऑल ऑडियंस कि यू विल सब्सक्राइब एंड लाइक द कंटेंट, एंड अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मैं इसको कैसे बेहतर कर सकता था, क्योंकि ये तो परम है, तो इनकी तरफ से तो इनके लिए तो कोई फीडबैक नहीं होनी चाहिए इंप्रूवमेंट की, पर मेरे लिए ज़रूर होनी चाहिए। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम कैसे गेस्ट को ओढ़ लाएं और उनसे क्या क्या सीखने की और क्या क्या बातें करें। सो ये थे परमवीर चक्र कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। धन्यवाद सर। थैंक यू।